गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। ऑडियो वीडियो सबको ठीक आ रहा है? स्टार्ट करें क्लास। ऑडियो वीडियो ठीक है सभी को? स्टार्ट करें। तो आज जो क्लास है उसका पीडीएफ कुछ कोर्सेज के फोल्डर में ऐड कर दिया है हमने। 11 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स के नाम से जो पीडीएफ फाइल है। और अब जो क्लासेस हो रही हैं करंट अफेयर वाले में 2026 के नाम से फोल्डर बना के अब लेक्चर ऐड होते जाएंगे। जो जिस डेट को क्लास हो रही है उस डेट के हिसाब से हम फोल्डर फॉलो कर रहे हैं। तो 2026 के नाम से फोल्डर बना दिया है अपने कोर्स में, देखिएगा। कुछ कोर्सेज में भी क्लास के बाद बना देंगे, कुछ में बना दिया है। तो 2026 के नाम से अब क्लासेस ऐड होती जाएंगी। आज जो क्लास होगी उसमें जो डाटा है उसमें कुछ दिसंबर के भी टॉपिक हैं। अब हाल फिलहाल की जो न्यूज़ें हैं उनको डिस्कस कर लें। शुरू करें वन बाय वन। देखो, डाटा इसमें दिसंबर का भी है, थोड़ी बहुत जनवरी की भी इंफॉर्मेशन है। कोर्स में आपके 2026 के नाम से फोल्डर है। 2025 का फोल्डर बना था, उसके ठीक नीचे 2026। शुरू करें। देखो, हाल ही में अप्रूवल दिया गया है। अरुणाचल में एक प्रोजेक्ट है, कमला प्रोजेक्ट। अरुणाचल प्रदेश में कमला प्रोजेक्ट। तो हेडिंग, पहला क्वेश्चन तो सिंगल लाइनर यही हो गया कि हाल ही में कमला प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है। ये कहां पर बना रहे हैं? हाइड्रो प्रोजेक्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में बन रहा है, कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल। अब सुने, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड पीआईबी, जनवरी 2026 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने 26,070 करोड़ रुपए से ऊपर का कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में इसको अप्रूवल दिया गया है, जो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम है। देखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो हाइड्रो प्रोजेक्ट तो कई हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है लोकेशन। अरुणाचल में हम इसको बना रहे हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है अरुणाचल में, क्योंकि चाइना भी बॉर्डर एरिया में काफी कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बना रहा है, तो हम लोग भी उस एरिया में, जो हमारा एरिया है, हम लोग भी डेवलपमेंट कर रहे हैं। हाईवे है, टनल है, उसके अलावा रेलवे लाइन बिछाना है, या हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कई प्रकार की चीजें नॉर्थ ईस्ट के एरिया में हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड के द्वारा 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है। कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट, हाइड्रो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, अरुणाचल में ये बनेगा। इसकी कैपेसिटी 1720 मेगावाट होगी। कैपेसिटी इसकी 1720 मेगावाट होगी। तो भारत का जो टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन की दिशा में, उसमें ये एक बड़ा कदम होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2070 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होगा, नहीं, मैं कह रहा हूं 2070 तक हमारा जो टारगेट है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन वाले कंट्री हो जाए, नेट कार्बन एमिशन हमारा जीरो हो जाए, तो वो एक लंबा टाइम लगेगा इसमें। तो उस दिशा में हमें रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो भी प्रोजेक्ट हैं, सोलर, हाइड्रो, विंड, ये सब कार्बन एमिशन को कम करने में मदद करेंगे। तो 1720 मेगावाट का कमला प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में अप्रूवल दिया गया जनवरी 26 में। 26,000 करोड़ रुपए से ऊपर की योजना है, और 2070 तक जो नेट जीरो कार्बन एमिशन हमें अचीव करना है, उस दिशा में भी ये हेल्पफुल होगा। क्लियर है? और विकसित भारत का हमारा टारगेट ईयर क्या है? 2047। विकसित भारत के लिए 2047 कि आजादी के 100 साल होंगे तो इंडिया डेवलप्ड कंट्री होना चाहिए। द कमला हाइड्रो प्रोजेक्ट, अर्लियर नोन एज द सुबनसिरी मिडल हाइड्रो प्रोजेक्ट, पहले इसको इस नाम से जाना जाता था, सुबनसिरी मिडल हाइड्रो प्रोजेक्ट, is a storage based scheme with an integrated flood moderation component. कमला रिवर पे ये प्रोजेक्ट लग रहा है। द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व द कंस्ट्रक्शन ऑफ 216 मीटर हाई कंक्रीट ग्रेविटी डैम बनाया जाएगा यहाँ पर। अंडरग्राउंड पावर हाउस भी बनेगा इसमें। 96 मंथ का कंप्लीशन पीरियड का टाइम रखा गया है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा जो वाटर स्टोरेज यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अलावा डैम वैम जो बन रहा है यहाँ पर, जो वाटर स्टोरेज होगा, फ्लड वगैरह को रोकने में भी मदद मिलेगी, फ्लड को रोकने में भी मदद मिलेगी। तो 96 मंथ में हमें प्रोजेक्ट को पूरा करना है। यहाँ पे जो ये डैम वगैरह भी बना रहे हैं, वाटर स्टोर भी करेंगे, तो फ्लड के प्रभाव को, फ्लड को रोकने में भी मदद मिलेगी
खासकर ब्रह्मपुत्रा वैली का जो एरिया है, ब्रह्मपुत्रा वैली का जो एरिया, द प्रोजेक्ट ये ज्वाइंट वेंचर में बन रहा है, ये जो बन रहा है ज्वाइंट वेंचर में एनएचपीसी 74% भागीदारी एनएचपीसी की है और अरुणाचल गवर्नमेंट जो है 26%। 74 और 26 के रेशियो में ये डेवलप होगा। 74% हिस्सेदारी एनएचपीसी की होगी, 26% जो है वो अरुणाचल गवर्नमेंट का है। ठीक है, तो बस सवाल इसमें 2 ही 3 है, कमला प्रोजेक्ट कहां पर बन रहा है, किस रिवर पे बन रहा है, 2 ही 3 पॉइंट थे, कंप्लीट हो गई बात। अगला सवाल, ये जो बार बार बात हो रही है कि हमारे एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे। अब स्पेस में तो अभी कई सारे मिशन हो चुके, अब उसके बाद मून, मार्स, ये और भी कई सारे पे लगातार विजिट बढ़ेगी। नासा कह रहा है हम भी मार्स पे मून को भेजे, मार्स पे एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे। मून पे पहले वो कह रहे हैं हम भेज चुके हैं। तो कई सारे मिशन अभी लाइंड अप हैं कई देशों के कि एस्ट्रोनॉट को मून पे, मार्स पे कई जगह भेजा जाएगा। एक्चुअल में इनका फ्यूचर के लिए प्रोजेक्ट ये है कि मून या मार्स पर क्या ह्यूमन रह पाएगा या नहीं। मेन तो हमें ये देखना है कि वहां पर ह्यूमन सर्वाइवल हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि भविष्य के लिए इन लोगों की योजनाएं हैं, ह्यूमन कॉलोनी वहां बसाना, इंडस्ट्री फैक्ट्री भविष्य में लगाएंगे वहां। तो जो इस प्रकार के काम होने हैं, तो पहले अब अलग अलग देशों के प्रोग्राम है, नासा का भी है, रशिया का भी है। भारत ने भी एक रिसर्च स्टेशन, भारत ने भी एक रिसर्च स्टेशन होप नाम से लद्दाख में स्टैब्लिश किया, लद्दाख में स्टैब्लिश किया है। तो प्रोटोप्लैनेट नाम से कंपनी है, उन्होंने बनाया, ये इसरो ने सहयोग किया है इसमें। प्रोटोप्लैनेट नाम की कंपनी ने बनाया, बेंगलोर बेस्ड कंपनी है, इसरो ने इसमें सपोर्ट किया है, टेक्निकल सपोर्ट वगैरह। अब होप स्टेशन ये लद्दाख में लगाया गया, इसका पर्पस ये है यहां पर लोगों को इस तरह की परिस्थिति में रखा जाए कि जैसे मून और मार्स की स्थिति है, मून या मार्स का जो क्लाइमेट है, कुछ उस प्रकार की सिचुएशन में आइसोलेशन में लोगों को रखना, आइसोलेशन में लोगों को रखना कि लोग यहां पर रह पाएंगे या नहीं। मतलब एक्चुअल में ह्यूमन को भेजेंगे मून पे, मार्स पे, तो वहां की तरह की कंडीशन, मान लो 1 हफ्ते 10 दिन रहना पड़े, तो उस जैसे हालात में व्यक्ति रहेगा कैसे, उसकी प्रैक्टिस यहां पर कराई जाए। तो होप नाम से स्टेशन लद्दाख एरिया में स्टैब्लिश किया गया कि मून या मार्स जैसी लाइफ लोग यहां पर प्रैक्टिस कर ले कि अगर वहां जाना पड़े तो कैसे रह पाएंगे। तो बेंगलुरु बेस्ड स्पेस कंपनी है प्रोटोप्लैनेट, तो उन्होंने ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, होप का नाम ये है, ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन, होप नाम का रिसर्च स्टेशन लद्दाख के सोकार क्षेत्र में स्टैब्लिश किया है। होप की फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन आउटर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन। तो बेंगलुरु बेस्ड कंपनी प्रोटोप्लैनेट स्टैब्लिश किया इन्होंने कहां पर, लद्दाख के सोकार क्षेत्र में। क्या इसमें प्रैक्टिस करेंगे ये, लूनर मतलब मून और मार्स, लूनर और मार्स जैसी कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति को रहना पड़े, एक तरह से प्रैक्टिस। इस प्रोजेक्ट को टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट इसरो के द्वारा भी किया गया है, इसरो का भी इसमें प्रोजेक्ट में सहयोग है। तो क्या उद्देश्य है इस प्रोजेक्ट का, देखो, टू एग्जामिन साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, एपिजेनेटिक रिस्पॉन्स ऑफ ह्यूमन इन एक्सट्रीम आइसोलेशन। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि ह्यूमन को इस स्थिति में, एक्सट्रीम आइसोलेशन में रखा जाए, अगर कि जैसे मान लो कल को मून और मार्स पे भेजा जाएगा, आइसोलेशन में अगर रहना पड़े, तो उनका साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और एपिजेनेटिक रिस्पॉन्स वगैरह किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे, किस प्रकार के बदलाव देखने को मिलेंगे। कोई व्यक्ति एक्सट्रीम आइसोलेशन में अगर रहेगा, और अभी तो यहाँ प्रैक्टिस करा रहे हैं लद्दाख में, कल को जब स्पेस में भेजा जाएगा तो साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या किस प्रकार का एपिजेनेटिक रिस्पॉन्स होगा, किस प्रकार के बदलाव होंगे। और भारत के जो भविष्य के मिशन हैं, जैसे स्पेस में जो घर है जहां सब जाके रहते हैं एस्ट्रोनॉट, आईएसएस है जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो ये तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कई देशों ने मिलकर बनाया था, भारत अपना भी बनाने जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। आगे जाके भारत अपना भी स्पेस स्टेशन बनाने जा रहा है, जो मैंने पहले पढ़ाया था, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो इंडिया का जब खुद का भी स्पेस स्टेशन भविष्य में बनेगा, तो एस्ट्रोनॉट वगैरह कैसे जाएंगे, कैसे रहेंगे, उसकी भी तैयारी हमें करनी है।
जो हमारे भविष्य के प्रोग्राम हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो ये होप स्टेशन बनाया गया लद्दाख में, तो जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल हैं, जैसे हमारा लूनर मिशन है ह्यूमन को भेजने वाला, जो 2040 का हमारा प्रोग्राम है इसरो का, 2040 का इसरो का प्रोग्राम है क्रूड लूनर मिशन, कि क्रू भेजा जाएगा मून के ऊपर भारत के द्वारा, और स्पेस स्टेशन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हमें 2035 तक तैयार करना। तो भारत के भी जो लॉन्ग टर्म गोल हैं, मून पर ह्यूमन को भेजना, क्रू को भेजना 2040 तक, और स्पेस स्टेशन लगाना 2035 तक, उसके लिए भी भारत की तैयारी होगी। तो ये जो होप मिशन लद्दाख में रिसर्च स्टेशन ओपन किया गया, क्या उसका उद्देश्य है, एक तो एक्सट्रीम आइसोलेशन पे किस प्रकार के प्रभाव साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल या एपिजेनेटिक रिस्पॉन्स आएगा किसी पर्सन पे, ये जानने को मिलेगा। और दूसरा फायदा है, जो हमारे भविष्य के प्रोग्राम हैं उनके लिए हमारी तैयारी बेहतर हो पाएगी। जैसे इसरो का क्रू को भेजना है मून पर, ह्यूमन को मून पे भेजना 2040 के लिए टारगेट है हमारा स्पेस स्टेशन भविष्य में 2035 में, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 में लगना है, उसकी भी तैयारी को सपोर्ट मिलेगा। तो क्या क्या की फीचर्स हैं होप स्टेशन के, लद्दाख में लगाया है, तो एक तो हाई एल्टीट्यूड है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ठंडा इलाका, कोल्ड डेजर्ट एरिया, रिसेंबलिंग लूनर और मार्स लाइक एनवायरनमेंट। भाई एटमॉस्फेयर वगैरह तो पूरा वैसा नहीं हो पाएगा, पर जो टेरेन है, जिस तरह का वो डेजर्ट एरिया वगैरह है, ठंडा इलाका वगैरह है, तो मून और मार्स जैसी परिस्थितियों से थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, इसलिए इस एरिया को चुना गया। लद्दाख में क्यों इस प्रकार के स्टेशन लगाए जाते हैं, हाई एल्टीट्यूड है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, लूनर और मार्स जैसी कुछ सिमिलरिटी यहां मिल जाती है। एटमॉस्फेयर वगैरह तो वैसा नहीं मिल पाएगा, पर कुछ सिमिलरिटी उससे मैच कर जाती है, आइसोलेटेड एरिया भी है, इस कारण यहां पर लगाया गया। अभी जो 2 साइंटिस्ट चुने गए हैं 10 दिन के लिए, जिनको रखा जाएगा, राहुल मोगलापल्ली और यमन अकूट, राहुल मोगलापल्ली और यमन अकूट, ये 2 साइंटिस्ट हैं। अभी ये 10 दिन के लिए आइसोलेशन में यहां पर रहेंगे। अभी जो ट्रायल होगा इन पर, राहुल मोगलापल्ली, यमन अकूट आइसोलेशन में 10 दिन के लिए इस एरिया में रहेंगे, और कुछ प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह भी होंगे, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, एपिजेनेटिक रिसर्च, और टाइम टाइम पे क्रू का रोटेशन किया जाएगा, पीरियडिक। अभी तो 10 दिन के लिए इनको भेजा जाएगा, और टाइम टाइम पे और लोगों को रोटेशन बेसिस पे यहाँ रखा जाएगा, ताकि अलग अलग व्यक्ति के प्रभाव को भी जान पाए, कि मान लो इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया, कोई दूसरा गया, उस पर ज्यादा प्रभाव दिख रहे हैं, तो वेरिएशन करेंगे, टीम रोटेशन बेसिस पे बदला जाएगा लोगों को, कि किसी और पे प्रभाव ज्यादा तो नहीं है। भाई बॉडी की स्ट्रक्चर, जेनेटिक सबका अलग अलग है, तो इनको भेजा जाएगा रोटेशन बेसिस पे, क्रू को चेंज करेंगे कि कोई किसी और पे ज्यादा इंपैक्ट तो नहीं आ रहा। तो भविष्य के लिए हमारी तैयारी का ट्रायल है, टेस्टिंग है। होप स्टेशन भारत का है, लद्दाख में लगाया गया। क्या इसका इंपॉर्टेंस होगा भारत की तैयारी भविष्य के लिए, उसकी एक प्रैक्टिस यहां पर हमारी हो जाएगी। और भारत, दुनिया के जो कुछ कंट्री हैं, अमेरिका, कनाडा, रशिया, चाइना, ये जो बड़े बड़े कंट्री हैं स्पेस प्रोग्राम में जो अच्छा काम कर रहे हैं, भारत उस लीग में शामिल हो जाएगा। तो भारत की जो प्रेजेंस है, एलिट कंट्रीज जो हैं स्पेस प्रोग्राम में जो बड़े माहिर हैं, भारत उसमें शामिल हो जाएगा। प्रोवाइड एक्शनेबल डाटा, तो भविष्य के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस में अभी कुछ टाइम में गगनयान भेजना है, गगनयान के लिए भी मदद मिलेगी। स्पेस में ह्यूमन को भेजा जाएगा, स्पेस में ह्यूमन को भेजा जाएगा, उसके बाद भविष्य में मून पे भेजा जाएगा, और मार्स पे भी भेजा जाना है। तो गगनयान तो अभी जल्दी होने वाला है, ये जो कंप्लीट होने वाला है। तो गगनयान मिशन, स्पेस में ह्यूमन जाएगा, उसके बाद मार्स पे भी भेजना है, मून पे भी भेजना है। शुभांशु शुक्ला जो गए थे, वो नासा वगैरह के प्रोग्राम का हिस्सा थे, इंडिया का नहीं। इसरो जो भेजेगा ह्यूमन को स्पेस में, गगनयान, ये कुछ टाइम में होने वाला है, जिसमें इसरो पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा। अभी तक इसरो ने ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा है। हाँ, इंडियन लोग, राकेश शर्मा यूएसएसआर के प्रोग्राम का हिस्सा थे, शुभांशु शुक्ला, ये सब फॉरेन कंट्रीज के जो मिशन रहे हैं उनका पार्ट रहे हैं। इसरो ने अभी किसी ह्यूमन को स्पेस में नहीं भेजा। तो गगनयान इंडिया का अपना स्पेस मिशन है। होप की तरह और भी देशों के प्रोग्राम इस तरह के हैं, जैसे अमेरिका का जो इस तरह का प्रोग्राम है उसका नाम है मार्स डेजर्ट स्टेशन। और भी देश इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, नासा है, रशियन कंपनी है, ये सब भी तैयारी कर रहे हैं।
मार्स, मून, इन पे ह्यूमन को भेजना। तो होप की तरह और भी रिसर्च स्टेशन दुनिया में, अमेरिका का है मार्स डेजर्ट स्टेशन, कनाडा का फ्लैश लाइन मार्स आर्कटिक रिसर्च स्टेशन, ये कनाडा का है, बायोस 3 रशिया का है। ये इसी प्रकार के स्टेशन हैं जैसे हम लोगों का होप स्टेशन लगाया गया कि एस्ट्रोनॉट जो हैं स्पेस में ये मार्स, मून जैसी कंडीशन को यहाँ पर एडॉप्ट कर सकें, अनुकूल हो सके स्पेस में जाने से पहले। पीएम मोदी कह रहे हैं कि ये जो प्रोग्राम है, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है कई देशों ने मिलकर बनाया था, उसी तरह से भारत 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने वाला है और मून के ऊपर ह्यूमन मिशन 2040 में इंडिया का टारगेट है। जबकि अमेरिका का टारगेट क्या है? अमेरिका का नासा कह रहा है मार्स के ऊपर ह्यूमन को हम 2030 में भेज देंगे। इंडिया का मून मिशन है 2040 के लिए, नासा का मून मिशन है वो कह रहा है 2030 में हम मून इस पे मार्स पे ह्यूमन को भेजेंगे। क्लियर है? तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक, उसके अलावा मून पे ह्यूमन को भेजना 2040 तक, गगनयान अभी जल्दी ही लॉन्च होना है। उसके अलावा अमेरिका का नासा कह रहा है कि मार्स के ऊपर मंगल पे हम 2030 तक ही ह्यूमन को भेज देंगे। क्लियर है? तो ये कई सारे देशों के प्रोग्राम चल रहे हैं स्पेस को लेकर। अगला सवाल, समुद्र प्रताप क्या चीज है? शिप है। शिप है पॉल्यूशन कंट्रोल शिप। पॉल्यूशन कंट्रोल शिप किसके लिए, किसको दिया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड को, इंडियन कोस्ट गार्ड को। तो समुद्र प्रताप, सवाल यही है, समुद्र प्रताप अभी हाल ही में कमीशन हुआ, किसको मिला है? ये इंडियन कोस्ट गार्ड शिप है। ये 2 शिप इस तरह के इंडिया खुद तैयार कर रहा है। एक प्रोजेक्ट है 2PCV प्रोजेक्ट, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी है ये बना रहे हैं। 2PCV प्रोजेक्ट गोवा शिपयार्ड लिमिटेड कंपनी बना रही है। उनमें से पहला समुद्र प्रताप ये कमीशन हो गया है 5 जनवरी 2026 को, और ये क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल। पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल, इसमें 60% से ज्यादा जो चीजें हैं वो इंडियन है। भारत का 60% से ऊपर खुद का बना है। तो समुद्र प्रताप कमीशन हुआ है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप समुद्र प्रताप, जो 2 खुद से ये पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो बना रही है, इसमें पहला समुद्र प्रताप मिल चुका है। समुद्र प्रताप इसमें से कमीशन हो गया है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल शिप है। पॉल्यूशन कंट्रोल है इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है, पॉल्यूशन कंट्रोल है इसलिए एग्जाम का क्वेश्चन है। ओशियन में ऑयल स्पिल वगैरह की समस्या हो जाती है, ऑयल लीकेज वगैरह हो जाता है, वो एक बड़ा पॉल्यूशन है। कैसे ऑयल स्पिल को क्लीन किया जाए उसके लिए भी काम करेगा। तो कई प्रकार की मल्टीटास्किंग कर सकता है, क्या? जैसे कि समुद्र प्रताप भारत का पहला खुद का बनाया पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। भारत ने बहुत सारे शिप खुद से बनाए हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल पहला जो खुद से बनाया है वो ये पहला शिप इस तरह का पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल भारत का पहला खुद का बनाया। और इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जितने भी शिप हैं उनमें सबसे बड़ा है ये। इंडियन कोस्ट गार्ड के पास जितने भी शिप अभी तक हैं उनमें ये सबसे बड़ा शिप है। क्या क्या मल्टीटास्किंग कर सकता है ये? इसका कमीशन होना इंडियन कोस्ट गार्ड की क्षमता को बढ़ा देगा। किस चीज के लिए? पॉल्यूशन कंट्रोल में हेल्प करेगा ये शिप, फायर फाइटिंग के लिए भी काम करेगा, ओशियन में सेफ्टी के काम भी करेगा, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का भी काम इससे होगा, सर्विलेंस नजर रखना दुश्मनों पे वो भी हो पाएगा। तो कई प्रकार की मल्टीटास्किंग पॉल्यूशन कंट्रोल में भी, फायर फाइटिंग में भी, मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सर्विलेंस का भी काम ये करेगा। ऑयल स्पिल की समस्या, ओशियन में एक बड़ी समस्या होती है ऑयल स्पिल कि अगर ऑयल लीकेज हो जाए तो तेजी से वो दूर तक फैल जाता है। ऑयल टॉक्सिक भी है, नीचे जो एक्वेटिक लाइफ है उसके लिए खतरा है, और ऑयल स्पिल को मैनुअली क्लीन तो कर नहीं सकते, बड़ा मुश्किल काम। तो ऑयल स्पिल को भी डिटेक्ट कर पाएगा, इसके पास क्षमता है कि ऑयल स्पिल को भी डिटेक्ट कर पाएगा। हाई एक्यूरेसी मतलब हाई प्रेसिजन वाले ऑपरेशंस ये कर सकता है, पॉल्यूटेंट्स को रिकवर कर सकता है,
कंटेमिनेंट्स को एनालाइज कर सकता है जो पॉल्यूटेंट्स हैं, और ऑयल को कंटेमिनेटेड वाटर से सेपरेट कर सकता है। तो ऑयल स्पिल को कंट्रोल करने में भी कई प्रकार के काम ये कर सकता है। पॉल्यूटेंट को रिकवर करना हो ऑयल से, कंटेमिनेंट का पता लगाना हो, कंटेमिनेटेड वाटर से ऑयल को अलग करना हो, कई प्रकार की क्षमता इसके पास है। और भी क्या चीजें हैं, पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर पाना, वो ये कर पाएगा। पॉल्यूशन रिस्पॉन्स बोर्ड्स, वो भी इस पे हैं। ऑपरेशनल रीच, इवन इन रफ सी कंडीशन में भी ये काम कर सकता है। समुद्र बहुत रफ हो, तूफान आ रहा हो, बहुत ऊंची लहरें भी उठ रही तो भी ये काम कर सकता है, रफ कंडीशन में भी काम कर सकता है। उसके अलावा इट वुड इंश्योर रैपिड डिटेक्शन कंटेमिनेशन ऑफ पॉल्यूटेंट। कोरल रीफ, एक्वेटिक लाइफ में कोरल रीफ होते हैं, उनको बचाने में मदद कर पाएगा। कोस्टल एरिया में मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं, उनको मदद मिल पाएगी। फिशरीज, पॉल्यूशन से इनको बचा पाएगा। ओशियन की बायोडाइवर्सिटी को बचाने में मदद मिलेगी। और किनारे पे जो कम्युनिटीज रहती हैं कोस्टल एरिया में, उनकी आजीविका समुद्र पे टिकी है, उनको भी मदद मिल पाएगी। और ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशियन बेस्ड इकोनॉमी, समुद्र से भी कई सारी चीजें जो हमें मिल जाती हैं व्यापार करने के लिए, कई प्रकार की चीजों का सोर्स है। जैसे मछलियां, मछुआरों का जीवन उस पर निर्भर है। तो जब आप पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाओगे, तो पॉल्यूशन को कंट्रोल कर पाओगे तो कोरल रीफ भी बचेंगे, मैंग्रोव को बचाने में मदद मिलेगी, मछलियां बच पाएंगी, कंटेमिनेशन नहीं होगा, एक्वेटिक लाइफ बचेगी, तो कोस्टल एरिया में जो लोग हैं उनकी आजीविका उस पर चलती है। ब्लू इकोनॉमी मतलब ओशियन बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा, ओशियन बेस्ड इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगा इससे। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, इसरो टू लॉन्च PSLV C-62 EOS N1 मिशन। PSLV C-62 वो रॉकेट का नाम है जो इस सैटेलाइट को EOS N1 को कैरी करके लेके जाएगा। PSLV C-62 वो रॉकेट है जो EOS N1 सैटेलाइट को कैरी करके लेके जाएगा। किस तरह का सैटेलाइट है? EOS का मतलब ही है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, कि ऊपर से अर्थ के ऊपर नजर रखे, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट N1। तो इसरो 12 जनवरी को कल लॉन्च करने वाला है PSLV C-62 रॉकेट से EOS N1 सैटेलाइट को लेकर जाएगा। इस सैटेलाइट का कोड नेम अन्वेष भी है, अन्वेष नाम अगर आ जाए इसी का कोड नेम है। तो EOS N1 सैटेलाइट अन्वेष नाम से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। ये भी क्वेश्चन आता है, EOS N1 अभी भेजा गया, ये किस तरह का सैटेलाइट है? नाम में ही लिखा हुआ है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS। तो EOS N1 अन्वेष नाम से ये लॉन्च किया जा रहा है 12 जनवरी को, PSLV C-62 रॉकेट से भेजा जाएगा। सतीश धवन स्पेस सेंटर से श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर इसरो का जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है, यहां से ये लॉन्च होना है। पिछले बार इसका लॉन्च होना था लास्ट टाइम मई में, जिसमें ये लास्ट मोमेंट पे कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे सामने आए कि रोक दिया गया था। देखो लिखा है मई 18, 2025 को इसरो ने अटेम्प्ट किया था EOS 9 सैटेलाइट को PSLV C-61 रॉकेट के द्वारा, पर यह पूरा नहीं हो पाया रॉकेट के थर्ड स्टेज में कुछ ऑब्जर्वेशन आने के कारण। मई 25 में भी ट्रायल हुआ था, EOS 9 सैटेलाइट PSLV C-61 के द्वारा भेजा गया था, पर थर्ड स्टेज रॉकेट में कुछ ऑब्जर्वेशन ऐसे आ गए कि कंप्लीट नहीं हो पाया था। और PSLV रॉकेट PSLV C-62 इस बार यूज किया जा रहा है, जिसको हम इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं। सबसे ज्यादा लॉन्चेस जो इसरो के हुए हैं वो इसी रॉकेट की मदद से हुए हैं। इसरो के सबसे ज्यादा लॉन्चेस जो आज तक के हैं वो इसी रॉकेट से हुए हैं, PSLV की मदद से। क्लियर है? और ये जो मिशन श्रीहरिकोटा से लॉन्च जो कल होगा, ये श्रीहरिकोटा से 105वीं बार लॉन्च किया जा रहा है। इससे पहले 104 बार इसरो अलग अलग लॉन्चेस कर चुका है श्रीहरिकोटा से, 105वीं बार श्रीहरिकोटा का इस्तेमाल किया जा रहा है अलग अलग लॉन्चेस के लिए। तो ये जो कल लॉन्च होगा PSLV C-62 रॉकेट जो इसको लेकर जाएगा, ये श्रीहरिकोटा जो साइट इसरो की सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से 105वां लॉन्च होगा ये। ठीक है, तो बस सवाल इसमें यही बनता है, EOS N1 मिशन ये है क्या? ये EOS N1 सैटेलाइट है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, किस रॉकेट के द्वारा भेजा जाएगा? PSLV C-62 श्रीहरिकोटा से। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसरो का प्रोग्राम है।
अगला सवाल देखो, लिटरेसी के लिए एक प्रोग्राम अभी हमारी 2020 की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी है, 2020 की पॉलिसी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक प्रोग्राम सरकार ने शुरू किया उल्लास, कई बार बता चुका हूं मैं इस प्रोग्राम का जिक्र, उल्लास प्रोग्राम का जिक्र मैं कई बार कर चुका हूं, ठीक। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हमारी पॉलिसी है, उल्लास हमारी योजना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हमारा टारगेट है ना भाई, 100% हमें जीईआर अचीव करना है, 100% जीईआर अचीव करना है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कि सभी लोग शिक्षित हों, 100% हमें अचीव करना है टारगेट। जीईआर का मतलब है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, 100% लिटरेसी हमें अचीव करनी है। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्कूल में एनरोलमेंट वगैरह जो हमको बढ़ाने हैं, और एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग भी लोगों को दी जाए, जिससे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल लोगों में बढ़े, रोजगार की संभावना बढ़े। केवल किताबी ज्ञान के अलावा कुछ प्रैक्टिकल भी उनको आने चाहिए, कुछ स्किल्स होनी चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कोर पढ़ाई की बजाय, कोर पढ़ाई के साथ साथ वोकेशनल कोर्सेज को भी सपोर्ट करता है, और ज्यादा मैक्सिमम लोग, सभी लोग इनरोलमेंट एजुकेशन में सब लोग जुड़े, 100% जीईआर हमें अचीव करना है। इसको सपोर्ट करने के लिए और भी प्रोग्राम सरकार के, जैसे उल्लास योजना सरकार ने चलाई, उल्लास योजना भी इससे जुड़ी है। अब इसके नतीजे धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। 2011 सेंसस को अगर देखें, 2011 जनगणना के आंकड़े देखें, तो सबसे ज्यादा लिटरेसी हमारे यहाँ केरल रहा है, लिटरेसी में केरल सबसे ऊपर रहा, पर 100% टारगेट तो किसी ने भी अचीव नहीं किया था। अब धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं, कुछ राज्य और यूटी फुल लिटरेसी अचीव कर चुके हैं। जैसे भारत का पहला स्टेट जो फुल लिटरेसी अचीव कर चुका है, मिजोरम, और ये 20 मई 2025 की न्यूज है, 20 मई 2025 की न्यूज है। मई के लास्ट वीक में गोवा भी अचीव कर गया ये टारगेट, गोवा भी अचीव कर गया, और जून में त्रिपुरा भी अचीव कर गया है ये। तो अभी मिजोरम अकेला नहीं है, मिजोरम पहला था ऐसा करने वाला, अब गोवा भी अचीव कर चुका है, त्रिपुरा भी अचीव कर चुका है। भाई सीधी सी बात है, जहां कम आबादी है वहां टारगेट जल्दी पूरा हो सकता है। तो मिजोरम सबसे पहले, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। यूनियन टेरिटरी में भी कौन सा यूटी इसको पूरा कर चुका है? लद्दाख। यूनियन टेरिटरी में लद्दाख भी इसको अचीव कर चुका है। तो स्टेट में तो मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, यूनियन टेरिटरी में पहला लद्दाख। अब इस पॉइंट को समझिए, 20 मई 2025 में गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि मिजोरम एक पूरी तरीके से लिटरेट स्टेट हो गया है, मतलब 100% लिटरेसी अचीव करने वाला। मिजोरम भारत का पहला राज्य हो गया है 100% लिटरेसी अचीव करने वाला। क्वेश्चन ये है कि भारत का पहला स्टेट जो फुल लिटरेसी अचीव कर चुका है, मिजोरम। अगर स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी पूछे तो आप लिखेंगे लद्दाख। लद्दाख 2011 सेंसस जब डाटा आया था, मिजोरम का लिटरेसी रेट 91.33% था। तो ऑलरेडी सेंसस जो डाटा आया 2011 में, मिजोरम का लिटरेसी रेट 90% के ऊपर था। तो सरकार की जो बाद में योजनाएं चली, एक मजबूत फंडामेंटल ऑलरेडी मिजोरम के पास था। फंडामेंटली मिजोरम एजुकेशन में 90% के ऊपर था। तो बाद में सरकार के जो प्रोग्राम आए, जैसे उल्लास योजना आई, उससे आसान हो गया टारगेट को पूरा कर पाना। अगर 50-60% ही रहा होता तो नई योजना के आने पर भी बहुत टाइम लगता। पर क्योंकि फंडामेंटली, फाउंडेशनली भी अच्छा स्ट्रक्चर था, 90% के ऊपर लिटरेसी थी, तो उल्लास जैसी योजनाएं बाद में सरकार ने चलाई, उसके द्वारा ये पॉसिबल हो पाया। अब देखो, एज पर 2011 सेंसस इट रिकॉर्डेड ए लिटरेसी रेट ऑफ मोर देन 90%, और ये भारत में तीसरा सबसे शिक्षित राज्य था उस समय, थर्ड सबसे शिक्षित राज्य था। बिल्डिंग ऑन दिस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, इस डाटा के बेसिस पर उल्लास जो प्रोग्राम सरकार का, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, ये इंप्लीमेंट किया गया। ये भारत में सब जगह चल रहा है कि जो बाकी बचे हुए लोग जिनको शिक्षा नहीं मिल पाई है, उनको पता लगाया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। उल्लास जो योजना की हम बात कर रहे हैं, उल्लास
एक प्रोग्राम, और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, इसको बोलते हैं NILP। तो उल्लास NILP ये जो प्रोग्राम है ये कहता है पता लगाओ जो लोग लिटरेट नहीं है और उनको एजुकेट करो, जो लोग शिक्षित नहीं है, जिनको शिक्षा नहीं मिली, उनका पता लगाया जाए और उनको शिक्षित किया जाए। तो उल्लास एक प्रोग्राम और एक है NILP प्रोग्राम। तो ये योजनाएं भारत सरकार चला रही है पूरे देश में कि जो लोग शिक्षित नहीं है उनका पता किया जाए और उनको एजुकेट किया जाए। देखो यहां पर योजना के बारे में थोड़ा सा मैंने मेंशन कर दिया है। यहां पर उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। उल्लास का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा। तो एक प्रोग्राम तो उल्लास अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। और NILP का मतलब है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम या न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। NILP ये जो प्रोग्राम है केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है 2022 से 27, 5 साल के लिए, 2022 से 27। और ये प्रोग्राम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से अलाइंड है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो टारगेट हमें पूरे करने हैं ये प्रोग्राम उससे अलाइंड है, अलग नहीं जा रहा है। ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो हमारे टारगेट हैं ये प्रोग्राम उल्लास NILP उस प्रोग्राम से अलाइंड है कि 15 साल और उससे ऊपर के लोग who could not go to school, देखो ये टारगेट किसको कर रहा है, वो एडल्ट जो 15 साल और उससे ऊपर के हैं जो स्कूल नहीं जा पाए। तो ये जो प्रोग्राम चल रहा है उल्लास NILP प्रोग्राम किसको टारगेट कर रहे हैं, एडल्ट जो 15 साल और उससे ऊपर के स्कूल नहीं जा पाए उनको ये टारगेट कर रहे हैं। इस स्कीम के 5 कंपोनेंट है, फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, भाई नंबर का उनको ज्ञान हो, हिसाब किताब लगाना आता हो, और बेसिक लिटरेसी उनको होनी चाहिए। क्रिटिकल लाइफ स्किल, जीवन जीने के लिए जो बेसिक शिक्षा चाहिए वो उनको आना चाहिए, लिखना पढ़ना। बेसिक एजुकेशन, वोकेशनल स्किल भी उनके अंदर होनी चाहिए, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। तो 5 फंडामेंटल इस प्रोग्राम के हैं, इसमें ये 5 चीजें होनी है। ये जो प्रोग्राम है उसके 5 फंडामेंटल कंपोनेंट हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी आना, क्रिटिकल लाइफ स्किल आना, बेसिक एजुकेशन होना 3, वोकेशनल स्किल होना 4, कंटिन्यूइंग एजुकेशन होना 5। ये 5 कंपोनेंट हैं इस प्रोग्राम में जो प्रोवाइड किए जाएंगे। द विजन ऑफ द उल्लास योजना इज टू मेक भारत जन जन साक्षर, मतलब हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो। उल्लास योजना का जो विजन है टू मेक भारत जन जन साक्षर एंड इज बेस्ड ऑन द स्पिरिट ऑफ कर्तव्य बोध एंड इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ऑन वॉलंटियरिज्म। अभी तक 2.37 करोड़ लर्नर और 40 लाख से ज्यादा वॉलंटियर टीचर रजिस्टर हो चुके हैं उल्लास मोबाइल ऐप के द्वारा। लगभग 2.5 करोड़ लर्नर और 40 लाख के ऊपर वॉलंटियर टीचर रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस मोबाइल ऐप पे, उल्लास मोबाइल ऐप पे। भाई पढ़ाने वाले पढ़ने वाले दोनों लोग चाहिए, तो 40 लाख से ऊपर टीचर इनरोल हो चुके हैं और लगभग 2.37 करोड़ लर्नर अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं इस पर। यहां मैंने नोट में मेंशन कर दिया है 24 जून 2024 को, पिछले साल के, अब तो पिछले के पिछले साल हो गया, 2026 आ गया, 24 में ही लद्दाख भारत का पहला यूनियन टेरिटरी ऐसा था जो ये अचीव कर चुका था 100% लिटरेसी। और 2025 में 3 राज्य, मिजोरम पहला, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा, 3 राज्य 2025 में ये अचीव कर चुके हैं। तो यूनियन टेरिटरी आपसे पूछा जाए तो लद्दाख अचीव कर चुका 24 में ही, 2024 में ही। और स्टेट की बात की जाए, मिजोरम फर्स्ट, गोवा सेकंड, त्रिपुरा थर्ड, ये 3 स्टेट जो है अचीव कर चुके। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, अभी वर्ल्ड में कई सारे फ्रंट खुल गए हैं। अगर आपने पुराने वीडियो जो मैंने, अब देखो क्यों मैं कहता हूं स्टैटिक जीके जो है वो समझे बिना करंट अफेयर समझ नहीं आता, है ना। स्टैटिक जीके पढ़े बिना करंट अफेयर समझ नहीं आता। हर बार मैंने कहा, मैंने इतनी कहानियां आपको पहले बताई हुई हैं, जैसे मैंने आपको इंडो चाइना रिलेशन बताया, और मैंने पहलगाम इशू जब बताया था तब भी आपसे कहा था कि वर्ल्ड रिलेशन में कोई हमेशा के लिए दोस्त या हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता,
चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। हाल का उदाहरण वेनेजुएला का उदाहरण आपने देख लिया, निकोलस मदुरो को अमेरिका उठा के ले गया। चाइना ताइवान कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है, अमेरिका चाइना कन्फ्लिक्ट, अमेरिका रशिया कन्फ्लिक्ट। और हर बार मैंने बोला, जब आप लोग कह रहे थे कि इंडिया अमेरिका के रिलेशन बड़े अच्छे हैं, ट्रम्प से दोस्ती हो रही है, मैंने कहा था दुनिया में सबसे बड़े फसाद की जड़ अमेरिका है। और अभी तक वो था ना कि खाने के दांत और दिखाने के, और तो अमेरिका उस तरह चल रहा था। अब वो अपनी एक्चुअल जो उसका नेचर है वो सामने आ रहा है। इसमें मेरे लिए कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि अमेरिका ऐसा कर रहा है, वो पहले से भी उसकी कूटनीति वही थी। बस जैसे ब्रिटिश जब इंडिया में रूल करते थे तो वो भी जनता को बताते थे कि हम वेलफेयर करने आए हैं। वो तो गांधी थे जिन्होंने अंग्रेजों को एक्सपोज किया कि ये तुम पे शासन कर रहे हैं, ना कि तुम्हारा वेलफेयर कर रहे हैं। वही चीज अब निकल के आ रही है अमेरिका के केस में। तो ये आज कोई बदलाव नहीं है, उसकी कोर नीति ही वही है। पर अब दिक्कत क्या है, और अभी भी दुनिया कह रही है मेन उसका कन्फ्लिक्ट रशिया से, रशिया नहीं, मेन कन्फ्लिक्ट चाइना है। जो पावर में सबसे ऊपर बैठा होता है वो अपने बगल में किसी को आना बर्दाश्त नहीं कर सकता। और अमेरिका इंडिया की दोस्ती वाली कोई बात ही नहीं है। इतिहास में ज्यादातर तो अमेरिका ने परेशानी किया, एक आध मौके पे मदद कभी इतिहास में की बताया भी था मैंने, एक आध बार मदद की है, वो भी अपने फायदों के लिए। वो सिर्फ कोर बिजनेस करता है, उसका कोई दोस्त नहीं। और जब इतना पावर में गैप होता है उस लेवल पे दोस्ती होती भी नहीं है। ग्लोबलाइजेशन का दौर था, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज थी, खुल के लोग व्यापार कर रहे थे एक दूसरी जगह से। अब क्या कर रहे हैं, एक एक अपने आप पे सेंट्रलाइज कर रहे हैं, सीमित कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन को लोग धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं कंट्री एक दूसरे से। अमेरिका ने 66 ऑर्गेनाइजेशन को एक साथ क्विट कर दिया है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल सोलर अलायंस को क्विट कर दिया, UNFCCC को क्विट कर रहा है। तो 66 ऑर्गेनाइजेशन से एक झटके में विड्रॉ कर गया है। और ट्रंप जो है, इनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। ये एक्सपोज हुए दुनिया के सामने। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अरे इसको समझ नहीं है, ये तो क्या कर रहा है। कुछ नहीं, समझ वाली बात नहीं है, वो बहुत आगे की सोचता है, समझ में कमी नहीं है उसके, वो वही कर रहा है जो कोर में रूट में पहले से था। इसमें कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी शुरू से बोलते आ रहे हैं। और अब ट्रंप को क्या कह रहे हैं, उसके पहले जो बिडेन थे, रूस अमेरिका एंटी है, कई फ्रंट है देखो, अमेरिका रूस एंटी है, अमेरिका चाइना एंटी है। और दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, जब जब रिसेशन की स्थिति बनने लगती है या इकोनॉमिक हालत खराब होती है या किसी देश के राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी पे खतरा लगता है, तब वो इस प्रकार की चीजें जरूर करते हैं, युद्ध की तरफ जाना। युद्ध की स्थिति ज्यादातर आपको दिखेगी, किसी राष्ट्रपति को अपनी कुर्सी पे खतरा लग रहा हो तो दो लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़े, या रिसेशन की स्थिति हो, या इकोनॉमिकली स्ट्रगल कर रहे हो। इकोनॉमिक स्थिति इस समय दुनिया में सबकी खराब हो रही है। रशिया 3 साल से ऊपर लगभग युद्ध झेल रहा है, कमजोर पड़ चुका है, इकोनॉमिकली काफी कमजोर पड़ चुका है। चाइना समझदारी से हर बार बच रहा है, अवॉइड कर रहा है, किसी भी बड़े कन्फ्लिक्ट को धमका रहा है, स्टेटमेंट जारी कर रहा है, पर हर बार अवॉइड करके किनारे निकल जा रहा है कि जो हमने 60-70 साल में डेवलपमेंट अचीव किया है, एक युद्ध का फ्रंट चाइना का खुल जाना उसे बहुत साल पीछे ले जाएगा। रशिया यूक्रेन को जीत भी जाए युद्ध में, पर नुकसान बहुत हुआ है रशिया को। अब अमेरिका रशिया को आंखें दिखा रहा है, एक कंट्री ऑलरेडी 3 साल से ऊपर युद्ध झेल रहा है, काफी नुकसान हो चुका, अब अमेरिका दबाव डाल रहा है रशिया पर, उसके जहाज पकड़ रहा है, ये कर रहा है। तो लास्ट सॉल्यूशन क्या बचता है, फिर हर कोई न्यूक्लियर की धमकी देता है। अब अमेरिका चाइना, और अमेरिका को मेन जो प्रॉब्लम वो चाइना है, रशिया से बड़ी दिक्कत आज की डेट में चाइना है, क्योंकि चाइना को वेनेजुएला से बहुत फायदा मिल रहा था, ऑयल वगैरह मिल रहा था, और अमेरिका वेनेजुएला के रिलेशन ठीक नहीं थे। 2013 में ह्यूगो सावेज, इनके जाने के बाद, ये राष्ट्रपति था 2013 में, जब गए, इनके बाद से निकोलस मदुरो, ये राष्ट्रपति था। चुनाव वगैरह में भी मैनिपुलेशन करके मदुरो ने ही पावर होल्ड कर रखी थी, मदुरो ने ही पावर होल्ड कर रखी थी। तो 2013 में ह्यूगो सावेज गए और निकोलस मदुरो पावर में आए, तब से पावर निकोलस मदुरो ने होल्ड कर रखी है। अब वेनेजुएला से चाइना को फायदा था, देखो इससे चाइना को फायदा था, ऑयल चाइना को सस्ता मिलता था, वेनेजुएला की ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी थी, ऑयल की क्वालिटी बेटर होती थी और सस्ता भी मिलता था। सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व दुनिया में ओपीईसी, जीके में पढ़ाया था मैंने, ओपीईसी जो ग्रुप है, मैक्सिमम ऑयल रिजर्व वर्ल्ड में इन्हीं के पास है। मैक्सिमम ऑयल रिजर्व, सबसे ज्यादा तेल दुनिया में इसी के पास है। और मैंने अमेरिका के लिए क्या कहा था
कि मध्य एशिया में भी जो प्रॉब्लम हो रही है ये सब अमेरिका का किया हुआ। तेल के चक्कर में ही इराक सब बर्बाद किया है इसने, टेररिज्म देन ही नहीं की है। अगर आप हर इशू के रूट में जाओगे, कोर में, दुनिया की 90% समस्याएं जो हैं उनके कोर में जाओगे, अमेरिका निकलेगा कारण। भारत के आसपास तख्ता पलट, बांग्लादेश में तख्ता पलट, CIA का नाम कई बार आया, तो अमेरिका ही उसके कोर में निकलेगा। दुनिया में जो अशांति फैली है पहले भी और अभी भी, उससे पहले 18वीं सदी, 17वीं सदी, 19वीं सदी के मध्य तक, शुरुआत तक, मतलब जैसे मान लो भारत जब आजाद हुआ उसके पहले की तक की बात अगर करें, 18वीं सेंचुरी वगैरह तक भी ब्रिटेन गड़बड़ करता था, उसके बाद अमेरिका। यूरोप में ब्रिटेन गड़बड़ करता था, उसके बाद अमेरिका ने गड़बड़ किया। हिटलर के टाइम पे जर्मनी। ये 2-3 देश रहे हैं दुनिया में सबसे ज्यादा शांति जो पिछले 100-200 साल में फैली है। एक समय ब्रिटेन, उसके बाद अमेरिका। और यूरोप, सबसे गंदी जो नीति है वो यूरोप की है, वो किसी के नहीं है। अभी लोग क्या कह रहे हैं, ट्रंप तो यूरोप को भी किनारे कर देगा। यूरोप का कोई स्टैंड ही नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अमेरिका के साथ ही जाएंगे, तुम देख लेना। यूरोप वाले कोई भी स्टेटमेंट देते हैं, ब्रिटेन है, अब क्या कहा जाए, अगर ट्रंप इसको 4 जूता भी मारे ना तो भी ये ट्रंप की वाहवाही करेगा। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी को इतना बेइज्जत किया, यूके वाले को इतना बेइज्जत किया था, उसके बाद भी स्टेटमेंट ट्रंप के फेवर में देते हैं। तो ये ऐसे 2-4 कंट्री यूरोप में है कि जो ट्रंप कुछ भी कर ले ये अमेरिका के साथ रहेंगे, इनका अपना कुछ है ही नहीं। और वैसे भी इनके अपने यहां इतनी समस्याओं को टैकल नहीं कर पा रहे। बर्थ रेट कम है, यूरोप में कई देशों में जूझ रहे हैं वो लो बर्थ रेट से। यूरोप के बहुत सारे देश में समस्या आ रही है लो बर्थ रेट। ये समस्या जापान के साथ भी आ रही है एशिया में, और ये समस्या रशिया के साथ भी आ रही है। यूरोप में बहुत देशों के साथ ये दिक्कत है, इटली के साथ भी। तो इटली है, स्पेन है, एशिया में जापान है, कई देश हैं जो लो बर्थ रेट झेल रहे हैं। और माइग्रेंट्स बहुत सारे आ गए, तो ये लोग डेमोक्रेटिक बनते थे, लिबरल बनते थे, इतने माइग्रेंट्स आ गए हैं कि इनको अपनी ही आइडेंटिटी पे खतरा महसूस हो रहा है। आए दिन जो विरोध देख रहे हो यूके में, जर्मनी में, इनके अपने ही वजूद पे खतरा हो गया है कि अपने ही देश में मेहमान की तरह हो जाएंगे कुछ टाइम में, इतने माइग्रेंट्स आ गए। ठीक है, तो ये तो इनका अपना कोई स्टैंड नहीं, ये अमेरिका के साथ ही रहेंगे। और अमेरिका क्या कर रहा है, इनको भी धमका रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो अंदर अंदर सब सेटिंग है इनकी। यूरोप और अमेरिका, इनकी बात पे भरोसा करने कोई मतलब नहीं है, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक आध कंट्री यूरोप में छोड़ दो तो वो अमेरिका जो कहेगा वही मानेंगे। हाँ, एक घटना अगर घट जाएगी तब कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, और मुझे उसमें भी लगता है कि 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे ये। जैसे जो ग्रुप है मिलिट्री अलायंस नाटो, उसमें अमेरिका है और यूरोपियन अलाइज हैं। अमेरिका है, यूरोपियन अलाइज हैं। तो क्या चल रहा है कि अमेरिका, यूरोपियन अलाइज जो हैं, अब अमेरिका कह रहा है मैं ग्रीनलैंड को कब्जा कर लूंगा। अगर ग्रीनलैंड को मैं कब्जा नहीं कर पाऊंगा तो रशिया और चाइना यहां पहुंच जाएंगे। ट्रंप इस तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी बात को कि अगर हम नहीं पहुंचेंगे तो रशिया और चाइना पहुंच जाएंगे। और यहाँ रेयर अर्थ मेटल्स बहुत हैं, रेयर अर्थ मेटल्स बहुत हैं। अब रेयर अर्थ मेटल्स अमेरिका को भी चाइना से मिलते हैं, चाइना सप्लाई करता है दुनिया में। रेयर अर्थ मेटल्स चाइना दुनिया में सप्लाई करता है। अमेरिका चाइना की टेंशन बढ़ रही है। वेनेजुएला से चाइना को ऑयल मिलता था, वेनेजुएला अमेरिका के कंट्रोल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अमेरिका अपनी पावर वहां पर लाद रहा है। जो राष्ट्रपति बैठी भी हैं अभी, वो अमेरिका को काउंटर कर नहीं पाएंगे। ठीक, तो अब वो कह रहा है कि ग्रीनलैंड से रेयर अर्थ मेटल यहाँ पे बहुत हैं। तो अमेरिका भविष्य में पता है उसको कि अमेरिका चाइना कन्फ्लिक्ट जब बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका के बाद चाइना ही बड़ी पावर है जो थोड़ा बहुत उसको काउंटर कर पाए। रशिया 3 साल के ऊपर युद्ध में काफी नुकसान उठा चुका है। न्यूक्लियर ही फिर ऑप्शन है, तो वो बहुत बात की चीजें हैं। न्यूक्लियर तक जाने का मतलब फिर तो कुछ बचता नहीं। तो रेयर अर्थ मेटल ग्रीनलैंड में है। ट्रंप ने इस पर नजर गड़ा ली कि कल को चाइना नहीं देगा तो इसको हथिया लो, कब्जा कर लो। और ये आता है डेनमार्क के अंदर में। डेनमार्क इसको सब्सिडी वगैरह देता है। एक्चुअल में ग्रीनलैंड क्या है, डेनमार्क यहाँ पे सब्सिडी वगैरह देता है, यहाँ पे कई चीजों को मैनेज डेनमार्क करता है। तो डेनमार्क कह रहा है कि भाई ये तो हम कंट्रोल करते हैं इस एरिया को। ट्रंप कह रहे हैं कि मैं कब्जा कर लूंगा, किसी को पसंद हो या नहीं हो, चाहे मिलिट्री यूज करना पड़े, चाहे पैसा फेंकना पड़े, चाहे खरीदना पड़ जाए इसको। रेयर अर्थ मेटल्स यहां से मिल जाएंगे, बड़ा रिजर्व है यहाँ पर ग्रीनलैंड में। अब नाटो में जो कंट्री है, नाटो में अमेरिका और यूरोपियन कंट्री हैं ज्यादातर, अमेरिका प्लस यूरोपियन अलाइज हैं। अब नाटो वाले कई कंट्री कह रहे हैं कि जब तुम डेनमार्क के ग्रीनलैंड एरिया को कब्जा कर लोगे, तो कुछ कह रहे हैं हम डेनमार्क के सपोर्ट में हैं, कुछ अमेरिका को जस्टिफाई कर देंगे, तो नाटो रह ही नहीं पाएगा।
नाटो का जो संविधान है उसके आर्टिकल 5 में लिखा है नाटो के किसी एक भी कंट्री पे संकट आए तो पूरे नाटो पे अटैक माना जाएगा। तो डेनमार्क नाटो का मेंबर है, अगर डेनमार्क पे अटैक कर दोगे तो फिर तो नाटो रहा ही क्या। डेनमार्क पे अटैक करने का मतलब है नाटो के सारे मेंबर को डेनमार्क को सपोर्ट करना चाहिए। अमेरिका खुद नाटो का मेंबर है और अमेरिका कह रहा है मैं कब्जा कर लूंगा, तो विद इन नाटो के अंदर अंदर ही टूट फूट हो जाएगी, फिर नाटो रहेगा ही क्या। तो कुछ कंट्री, अब दुनिया में एक्सपर्ट क्या अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका जो दादागिरी दिखा रहा है, डेनमार्क के हाथ से ग्रीनलैंड चला जाएगा या कुछ और भी कंट्री इनसिक्योर हो जाएंगे तो वो रूस की तरफ जाएंगे, वो रूस से दोस्ती बढ़ाएंगे। बहुत दूर की बातें हैं ये सब, ये घूम फिर के 4 जूता खा के भी अमेरिका के साथ आने की बात रहेगी। तुम देखना, ये 4 जूता ट्रंप मारेगा, ये फिर ट्रंप के जूते चाटेंगे वाली स्थिति है। बड़े हार्श वर्ड में यूज कर रहा हूं क्योंकि इनकी कथनी करनी देखोगे इतिहास यही है लंबे समय से। और नेहरू को जो लोग गालियां बका करते थे, नेहरू की विदेश नीति बहुत मजबूत मानी गई, आज हमारी विदेश नीति कहीं दिखती नहीं है। मीडिया उल्टा ऐसा बताएगा कि वेनेजुएला का जाना भारत के लिए फायदेमंद है। मीडिया ऐसा बताएगा कि वेनेजुएला का कब्जा जो हो गया ट्रंप ने कर लिया वो इंडिया के लिए फायदेमंद है। ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे। अमेरिका खुद जो ऑयल प्रोड्यूस करता है वो ज्यादातर प्रोड्यूस करता है शेल ऑयल, वो महंगा ऑयल है। इंडिया को फोर्स कर रहा है तुम ये खरीदो, हमें रशिया से सस्ता तेल मिल रहा है, तुम रशिया से खरीद रहे हैं। ट्रंप कह रहा है रशिया से नहीं खरीदोगे, तुम यहां से खरीदो। न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कई चीजें अमेरिका खुद रशिया से लेता है और हमें कह रहा है तुम रशिया से ऑयल नहीं खरीदोगे, तुम हमसे शेल ऑयल खरीदो जो महंगा है। तो इंडिया की अपनी विदेश नीति आज नजर ही नहीं आ रही। आप देखो पड़ोसी आपसे नहीं संभल पा रहा, बांग्लादेश अमेरिका ने कबाड़ा कर दिया, नेपाल कई बार सरकार पलट गई, मालदीव तक आंखें दिखा रहा है, उधर पाकिस्तान, उधर ईरान में प्रॉब्लम, पूरा सराउंडिंग आप देख लो, विदेश नीति हमारी नजर नहीं आ रही, कोई क्लियर स्टैंड ही हम नहीं ले पा रहे। मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही उनको स्टैंड बोल पाए, मतलब रशिया की तरफ भी नहीं बोल पा रहे, अमेरिका की तरफ नहीं बोल पा रहे। अब क्या कह रहे हैं, चाइना की तरफ शिफ्ट करेंगे। अरे भाई सैटेलाइट इमेज में देखो, चाइना खुद अक्साई चीन और अरुणाचल के बॉर्डर पर कितने स्ट्रक्चर बना रहा है, कितनी जमीन पहले लूज कर चुके हैं हम, चाइना के साथ भविष्य तलाश रहे हैं। तो विदेश नीति नेहरू को काउंटर करते, नेहरू को क्रिटिसाइज करते थे, नेहरू की विदेश नीति बहुत मजबूत थी, आज विदेश नीति नजर नहीं आती है, सच्चाई ये है। और बहुत बड़ा रोल मीडिया का। सबसे देखो, वही देश सुरक्षित रह पाएगा जिसने शिक्षा और विज्ञान पे काम किया हो। मैं हर बार बोला है मैंने, और जिस तरह से वर्ल्ड सिचुएशन बदल रही है, बहुत ज्यादा कुछ आपके कंट्रोल में नहीं है। एंड ऑफ द डे साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, ये चीजें जिसकी मजबूत होंगी वही टिकेगा। और पूरे देश में क्या चल रहा है, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, शिक्षा पे ध्यान दो मत, साइंस इनोवेशन पे ध्यान दो मत, कुछ और ही चल रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे एक लेवल तक सब ठीक है, पर दूसरी तरफ आपको शिक्षा और विज्ञान, मैथमेटिक्स, उसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। अमेरिका जो मन चाहे वो कर रहा है, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन बहुत मजबूत है। सारी सॉफ्टवेयर कंपनी, ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनी, कम्युनिकेशन कंपनी सब विदेशी यूज कर रहे हो, आप खुद का नहीं बना पा रहे। माइक्रोसॉफ्ट तो देख लो आप, एप्पल, गूगल, जितनी कंपनी सब विदेशी। वेनेजुएला का जो कबाड़ा किया है वो कम्युनिकेशन और ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी इनकी मदद से ही किया है। आज के युद्ध आप ये मत सोचो सीधे सेना के युद्ध होते हैं, आजकल के युद्ध इस प्रकार के भी हैं। इजराइल ने लेबनान में पेजर धमाके कर दिए, टेक्नोलॉजी और वॉर बहुत आगे बढ़ चुकी है और हम यहां पे कुछ और ही चल रहे हैं। साइंस, मैथमेटिक्स, इनोवेशन बहुत पीछे, आए दिन जितना मर्जी डाटा कर लो, रियल ग्राउंड पिक्चर नजर नहीं आती। जो नई जनरेशन है वो रील बनाने में, मोबाइल इसी पे लगी हुई है। मैथ्स और साइंस से लोग किनारा करते चले जा रहे हैं। टॉप ब्रेन जो है वो कंट्री छोड़ के चला जा रहा है, कोई ध्यान ही नहीं हम लोगों का उस पर रोकने पे। तो वर्ल्ड ऑर्डर बहुत तेजी से बदल रहा है, उसमें हम कहां पर हैं, चाइना से तो 50 साल पीछे चल रहे हैं। चाइना 2050 में जी रहा है इस समय, 2050 2070 में जी रहा है, वो 50 साल का अंतर है जितना चाइना डेवलप कर चुका है। और अभी ट्रंप आंखें दिखा रहा है, कुछ टाइम में चाइना आंखें दिखाएगा, ये चलता रहेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितनी पावर है वो उतना उसको मिसयूज कर रहा है। तो एक ही सॉल्यूशन है, जितना पावरफुल रहेंगे उतना लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपके पीछे आएंगे। विश्वगुरु बोलने से विश्वगुरु नहीं बन जाएंगे,
जितना पावरफुल रहेंगे उतना लोग आपकी बात सुनेंगे, और जो बहुत पावरफुल है उसका गलत भी सही हो जा रहा है। वेनेजुएला में जो ट्रंप ने किया इतना गलत चीज थी, वो भी कई लोगों ने कह दिया सही है, क्योंकि वेनेजुएला ड्रग्स सप्लाई जो आ रही थी अमेरिका में, वो वेनेजुएला से आ रही थी। ड्रग्स का वो दिया, कई अमेरिकन कंपनियों को ऑयल वेनेजुएला से नहीं मिल पा रहा था, वो जस्टिफिकेशन दिया। अरे अमेरिकन कंपनी को ऑयल नहीं मिल पाएगा तो कंट्री कब्जा कर लोगे क्या? और यूरोप के कुछ कंट्री ने जस्टिफाई भी कर दिया, हाँ सही है, बड़े भैया जो कह रहे हैं सब सही कर रहे हैं। अभी जो वहां पे प्रेसिडेंट बैठी हैं डेल्सी रॉड्रिग्यूज, और ये जो लग रहा है ना यूरोप और अमेरिका, यूरोप धीरे धीरे खिलाफ हो रहा है ट्रंप के, कुछ नहीं, वो केवल इनकी कॉन्स्पिरेसी है, इनकी चाल है रशिया चाइना को कंफ्यूज करने के लिए। आगे जाके देखोगे अंदर अंदर साठगांठ कर रखी है। यूरोप अमेरिका को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, उसके बिना सर्वाइवल नहीं है। तो वो दिख रहा है बस रशिया चाइना को कंफ्यूज करने के लिए, है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे। और कई सारी चीजें पहले बताई है मैंने, ये जो अब घट रहा है पहले बताया था कि अमेरिका ही हर चीज की कोर में निकलेगा। जो बिडेन रशिया यूक्रेन वॉर को एक स्टेटमेंट देकर रोक सकता था कि यूक्रेन नाटो को ज्वाइन नहीं करने जा रहा, नहीं रोका उसने। जॉर्ज बुश का रेजीम देख लो, जो बिडेन देख लो, अभी ट्रंप को देख लो, तो कोई नई बात नहीं है, अमेरिका पहले से करता आया है। बस ट्रंप ये है कि बड़बोले ज्यादा हैं, वो खुल के बोल देता है, बाकी लोग चुप रह के वही काम करते थे। ठीक, तो अभी जो प्रेसिडेंट बनी है डेल्सी रॉड्रिग्यूज वेनेजुएला में, निकोलस मदुरो को कैप्चर कर लिया। एक्चुअल में वेनेजुएला इशू चल रहा था, आप लोगों के दिमाग में होगा सर बताइए क्या है, तो वही मैंने आपको बताया, निकोलस मदुरो ये अरेस्ट हो गए, डेल्सी रॉड्रिग्यूज गद्दी बैठी है अभी। क्लियर है? यूपीएससी जो क्वेश्चन बनाता है वो पूछेगा वेनेजुएला की ज्योग्राफिकल लोकेशन पर, वेनेजुएला की ज्योग्राफिकल लोकेशन से क्वेश्चन आता है, बॉर्डर जो है उसका। कैपिटल है वेनेजुएला की कराकस। और ऑयल वगैरह के बारे में, वेनेजुएला की इकोनॉमी के बारे में जीके में ओपीईसी पढ़ाया था मैंने, ऑयल इशू। ऑयल में मैंने वेनेजुएला की पूरी स्थिति आपको बताई हुई है कि इकोनॉमिकली हालत खराब है, महंगाई अपने चरम पे है, क्राइम बहुत बढ़ा हुआ है, सबसे ज्यादा दुनिया में ऑयल है, उसके बाद भी स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि इसने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई नहीं किया, सारा बिजनेस ऑयल पे डिपेंड रहा। तो इसने अपनी इकोनॉमी को अलग अलग उससे बांटा नहीं, मेनली 90% से ऊपर ऑयल डिपेंडेंट रहा, और ऑयल के दाम दुनिया में गिरे थे, इसकी हालत खराब हो गई थी। तो लंबे समय से खुद ही इकोनॉमिक क्राइसिस में रहा। तो जब आप कमजोर होते हो तो बाहर वाला फायदा उस बात का उठाता ही है। तो वेनेजुएला इकोनॉमिकली काफी वीक चल रहा था, और इसको प्रेसिडेंट को जो कैप्चर किया गया। तो इंडिया को चाइना देखो अमेरिकी कंपनी अलाउ नहीं करता, वो अपने सॉफ्टवेयर, अपना सोशल मीडिया, सब कुछ अपना बनाता है, एक डाटा भी उसका लीक होना आसान नहीं होता। इंडिया में सब कुछ अमेरिकी चल रहा है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जागने की और सोचने की। अगर सही मायने में देशभक्ति दिखानी है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, कंट्रीब्यूट करो, साइंस, मैथ, टेक्नोलॉजी, जो जिस स्तर पे काम कर सकता है, या गवर्नमेंट कोई सॉल्यूशन निकाले, या भारतीय कंपनियां हमारे सोशल मीडिया चीजें बनाए जैसे चाइना के हैं, यहीं की चीजें बने और डाटा यहां सिक्योर हो और यहाँ के नागरिक उसको अपनाए। कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग, एक तरफ प्रवचन देंगे, हाथ में फोन देखोगे आईफोन रहेगा, बात करें स्वदेशी की, फोन रहेगा आईफोन, बात करेंगे सनातन अमेरिका को काउंटर करने की, चाइना को काउंटर करने की, जूता पहने होंगे नाइक का, जैकेट पहने होंगे अंडर आर्मर की। तो इतना ज्यादा चीजें मिक्स हो चुकी हैं कि पहले तो उससे इंटरेस्ट को खत्म किया जाए और अपनी चीजों पर ध्यान दिया जाए। नहीं तो इतनी सारी चीजें विदेश से लेते हैं, कौन उसमें क्या लगा के भेज रहा जान ही नहीं पाओगे। भाई इजराइल ने पेजर बेचे और पेजर में धमाका कर दिया एक साथ। तो आजकल का जो वॉर सिस्टम है बदल चुका है, वो पहले वाली स्थिति नहीं है। अब देखो दुनिया में कई फ्रंट इसके साथ खुलते चले जा रहे हैं। एक समस्या क्या है, एक समस्या क्या है, अब अमेरिका ने अमेरिका ने वेनेजुएला पे कार्रवाई कर दी, तो चाइना लंबे समय से कह रहा है कि ताइवान तो मेरा ही एरिया है। जब मैंने बताया था कि चाइना 1949 में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जब हुआ था, माओ से तुंग के कंट्रोल आ गया था उसके पास, कुओमिंतांग डायनेस्टी चली गई थी ताइवान में। बताया था मैंने कैसे चाइना का उदय हुआ था। 1947 में भारत आजाद हुआ, 1949 चाइना कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन, उसके बाद चाइना ग्रो किया। तो चाइना कहता है ताइवान तो मेरा हिस्सा है। अभी तक ताइवान बचा हुआ है क्योंकि अमेरिका इसके साथ है।
अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका ने यहां तक कह दिया था कि चाइना अगर ताइवान पे जबरदस्ती हथियाएगा तो हम किसी भी लेवल तक पावर चाइना के अगेंस्ट में यूज करेंगे। तब चाइना उतना मजबूत नहीं था, आज बहुत अच्छी पोजीशन पे है। अभी भी अमेरिका के बराबर नहीं है। चाइना काफी ग्रो कर गया, $20 ट्रिलियन लगभग इकोनॉमी हो गया। अमेरिका $30 ट्रिलियन के ऊपर है। और रक्षा बजट ट्रंप ने अभी क्या कहा, $1 ट्रिलियन से बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन कर दिया है। अमेरिका ने अपना रक्षा बजट बढ़ा के $1.5 ट्रिलियन पे ले गया, तो इसका मतलब किसी बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। ये 50% हाइक कर दिया रक्षा बजट में, तो कहीं बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है, ये लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। डिफेंस में एकदम से इतना बजट बढ़ाने क्या मतलब है। तो चाइना कह रहा है कि जब तुम वेनेजुएला पे कुछ भी कार्रवाई कर रहे हो तो तुम तो दुनिया में किसी कानून को नहीं मान रहे, जो तुम्हारे मन में आया तुमने कर दिया, तो ये फिर ताइवान पे क्यों नहीं करेगा, रशिया यूक्रेन को क्यों नहीं हथिया लेगा। अब अमेरिका कैसे रोक सकता है। अब रशिया अगर उठ के यूक्रेन पे पूरा कब्जा कर ले तो अमेरिका कैसे रोक पाएगा। तुमने वेनेजुएला में ये कार्रवाई कर दी, तो चाइना ताइवान में क्यों नहीं करेगा, रशिया यूक्रेन में क्यों नहीं करेगा, और इंडिया को बांग्लादेश में क्यों नहीं कर देनी चाहिए। फिर तो कोई वर्ल्ड ऑर्डर को तुमने खुद ही खत्म कर दिया। भाई घर के गार्जियन की तरह का तुम बन रहे थे, सबसे बड़े पावर थे और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे थे, पर तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने की बजाय दुनिया में बर्बादी की तरफ ढकेल रहे हो। वर्ल्ड वॉर जो होती हैं, अभी तक जो सिचुएशन थी वो रीजनल वॉर की थी। इजराइल फिलिस्तीन कन्फ्लिक्ट, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, ये रीजनल इशू थे। और मैं आपसे कहता था कि वर्ल्ड वॉर इस तरह से नहीं होती। वर्ल्ड वॉर वैसे बोला जाता था, वॉर का रूप भी उसको, कि जब पैदल सैनिक भिड़ जाएं, सेनाएं भिड़ जाएं, उस तरह की लड़ाई अब आपको कम देखने को मिलेगी। सीधे सोल्जर कन्फ्रंटेशन हो रहा है। वर्ल्ड वॉर की स्थिति भी अगर बनेगी अलग प्रकार की, ड्रोन से लड़ी। आजकल युद्ध क्या हो रहा है, आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध, नगर्नो करबक एरिया को लेकर ड्रोन से लड़ा गया। यही ऐसे ऐसे वेपन है कि यही बैठे बैठे युद्ध हो जा रहे हैं। तो ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन को फेल कर देना, किसी कंट्री के जाम कर देना। तो आजकल के जो युद्ध अलग अलग प्रकार के होंगे। पर वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन जो बनती है वो धीरे धीरे इसी तरह से राइज होती है जब कई सारे फ्रंट खुल जाएं दुनिया में। ईरान के अंदर प्रॉब्लम चल रही है, उधर चाइना ताइवान इशू, रशिया यूक्रेन वॉर, इधर ट्रंप ने ग्रीनलैंड को धमका दिया। तो जब कई सारे फ्रंट इस तरह से अलग अलग चल रहे हैं और 2-3 फ्रंट आपस में कहीं जुड़ गए कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, कहीं चेन जुड़ गई, तो वो इग्नाइट हो जाता है, कई देश शामिल हो जाते हैं। अलग अलग कई सारे वॉर चल रहे हैं, 2-3 वॉर अगर कनेक्ट हो गए एक साथ तो वो एकदम से एस्केलेट होकर बड़ा रूप ले लेगा और इसी तरह से वर्ल्ड वॉर का रूप लेता जाता है। हालांकि अभी कहना जल्दबाजी है, अभी बहुत दूर की कौड़ी है, वो वर्ल्ड वॉर से अभी बहुत दूर है। पर जिस तरह से इशू इग्नाइट होते जा रहे हैं, एक सेटल हो नहीं रहा, दूसरा आ जा रहा है, इसी प्रकार सिचुएशन बनती चली जाती है। क्लियर है। कोल्ड वॉर का जो आपने जिक्र किया, एक होती है डोमिनो थ्योरी। डोमिनो थ्योरी, तो कोल्ड वॉर एरा में क्या हो रहा था, जैसे जिस देश में कम्युनिस्ट रूल शासन था, चाइना, रशिया, क्यूबा, कम्युनिस्ट जो रूल कंट्री थे, तो होता यह था कि एक कंट्री में जो इफेक्ट आएगा उसके आसपास के कंट्री में वैसा ही इफेक्ट हो जाता था। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच जो कोल्ड वॉर चली थी बहुत लंबी समय तक, अमेरिका यूएसएसआर कोल्ड वॉर, उसमें यही था कि एक जैसे कम्युनिस्ट कंट्री जो थे, अमेरिका उनके खिलाफ था, तो एक कंट्री में अगर कहीं कोई कम्युनिस्ट वो हो रहा, विचारधारा चल रही है या वहां पे शासन खत्म हो रहा है, तो वो इम्पैक्ट आसपास के कई कंट्री में देखने को मिलता था कि एक इफेक्ट एक कंट्री में आएगा तो उसके आसपास में कई कंट्री में आ जाएगा। इसको डोमिनो इफेक्ट बोलते थे। तो अमेरिका यही कोशिश करता था कि कम्युनिज्म फैलने ना पाए, आसपास के देश में कहीं कम्युनिस्ट शासन ना रहे। उसका जोर इसी पर था कोल्ड वॉर के ड्यूरेशन में कि कम्युनिस्ट ना रहे, कम्युनिस्ट शासन ना रहे। चाइना खुद कम्युनिस्ट था और चाइना का जो एक्सेप्टेंस दुनिया में बढ़ी उसमें इंडिया का रोल था। नेहरू ने ही चाइना को इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने कि देखिए ये हमारा फ्रेंड कंट्री नया निकला है। नहीं तो कम्युनिस्ट की अच्छी इमेज नहीं थी दुनिया में, क्योंकि अमेरिका बहुत बड़ी पावर था, कम्युनिस्टों के खिलाफ था, यूएसएसआर, चाइना, इन सब के खिलाफ था, क्यूबा, अमेरिका एंटी था कम्युनिस्टों के। कोल्ड वॉर के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारी चीजें बात करने की, इसमें कई घंटे बोला जा सकता है, पर मैं ये कह रहा हूं जो स्टैटिक जीके में कई सारी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसी से देखो सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं, सारी चीजें वहीं से कनेक्ट हो रही हैं। तो रशिया अब सबसे ज्यादा इसमें जो मैं कई दिन से कह रहा हूं, एक संस्था जिसको ताला लगा देना चाहिए वो यूनाइटेड नेशन है।
कुछ काम नहीं है इसका। जो पावरफुल हैं उनके सामने ये सरेंडर है, कमजोरों के लिए नियम पास करता है। एक संस्था सबसे पहले जिसको बंद कर देना चाहिए वो ये है। कोई काम नहीं है, खाली यहां बैठ के चाय नाश्ता करते हैं, कोट पहन पहन जाओ, टाई लगाओ, अपनी बातें करो, मानता कोई किसी की नहीं है। क्योंकि अगर मान रहे होते, इतने युद्ध दुनिया में चल रहे हैं, किसको रोक पा रहा है ये? जो बड़ी बड़ी पावर हैं वो अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हैं, ये रोक ही नहीं पा रहा किसी को। छोटे देशों पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, नियम लगाते हैं, शांति बहाल करो। तो छोटे देशों के शांति बहाल करने से बहाल होगी कि बड़े पावर गड़बड़ कर रहे हैं? तो इसका कोई काम ही नहीं है, पहले इसी को बंद करो। और जो ग्लोबलाइजेशन का दौर था, सारे देश एक दूसरे जुड़े थे, व्यापार कर रहे थे, एक शांति का माहौल बना था, वो चीज बहुत पीछे चली गई है अब। और वो रिलेशन दोबारा से इतनी जल्दी बिल्डअप होंगे भी नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा मैंने बोला है, कोई किसी का दोस्त, कोई किसी का दुश्मन नहीं, सब मौके के दोस्त और मौके के दुश्मन है, अपने अपने फायदे के हिसाब से। बहुत ज्यादा टीवी को देख के खुश मत हुआ करिए कि मोदी जी ने रशिया को फोन कर दिया, चाइना को कर दिया, ट्रंप और मोदी जी गले मिल लिए, सब बकवास बात है। टीवी देखना कम कर दो। वर्ल्ड रिलेशन में कोई किसी का दोस्त, कल को दिक्कत आएगी, मैनेज खुद अकेले करना पड़ेगा। किसी के भरोसे आप युद्ध नहीं लड़ सकते। स्थिति जो बनेगी, आप अपने ही जितने मजबूत होंगे वही चीज काम करेगी, किसी के भरोसे नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज हर देश अपने आप में इतना उलझा हुआ है, चाह के भी मदद करना आसान नहीं होगा कि आप सोचो खुल के आपकी जगह कोई और लड़ाई करने आएगा। सबसे जरूरी है कंट्री को मजबूत करना। जितना राजनीति नुकसान कर रही है देश को, खोखला कर रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये बहुत बड़ी परेशानी आएगी जब अगला युद्ध कभी अगर इंडिया को झेलना पड़ गया, खुदा न खास्ता अगर ऐसा हुआ। अगर एक युद्ध जैसी समस्या खड़ी हो गई देश के सामने, सबसे ज्यादा जो लोग रिग्रेट करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, जिन्होंने जातिवाद और ये धर्म, ये इन चीजों को लेकर फैलाव किया था और साइंस टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया था, सबसे ज्यादा नुकसान देश को वो कर रहे हैं, वो नेता और वो जनता दोनों। भाई आपको हर दिन बेटर तैयार होना पड़ेगा, हर दिन अच्छे से अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ा खतरा जो है, सबसे बड़ा खतरा पाकिस्तान नहीं चाइना है देश के लिए। और उससे अमेरिका चाइना दोनों जो बड़ी पावर हैं वो अपना गेम खेलेंगे। कभी आपके ऊपर कंधे पे बंदूक रख के, कभी बांग्लादेश, कभी पाकिस्तान, अपनी जरूरत के हिसाब से वो यूज करते रहेंगे। तो उनकी नजर में आप दोस्त नहीं हो, उनकी नजर में आप मोहरे हो। कब किस मोहरे को इस्तेमाल करना है, कभी कुछ लालच दे दिया, कभी पुचकार दिया, कभी आंखें दिखा दी। यही तो होता है। कभी कभी दोस्त बन गए, बड़े अच्छे दोस्त, कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं, अगले दिन डांट रहे हैं, कुछ और कह दे रहे हैं। तो दोस्ती नहीं है, आप उनके लिए मोहरे की तरह काम करते हैं उनकी नजर में। तो चाइना, अमेरिका, ये सब बड़ी समस्याएं। चाइना आपके बिल्कुल बगल में है, ज्यादा बड़ा खतरा है। और अभी क्या आ रहा है, चाइना के साथ हम रिलेशन तलाश रहे हैं, एक ऑप्शन। देखो, पहले कहा जाता था ना, कहावत होती थी कि दोस्ती बराबर वालों में होती है। भाई कहां हम लोग $4 ट्रिलियन इकोनॉमी, चाइना $20 ट्रिलियन इकोनॉमी, अमेरिका $30 ट्रिलियन के ऊपर, कहां की दोस्ती? व्यापार के लिए दोस्ती दुश्मनी चल रही है, व्यापार बस, सब व्यापार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। इकोनॉमी की वैसी दुनिया में हालत खराब है। देखो भाई, तो जस्टिस मिशन क्या है? चाइना ने एक बहुत बड़ा अभ्यास किया है ताइवान के किनारे किनारे, और बहुत चालाक देश है। कितने मौके बन रहे हैं युद्ध के, पर हर जगह अपने आप को किनारे कर लेता है युद्ध से, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट रखता है चाइना। स्टेटमेंट देगा, बैक सपोर्ट करेगा, खुल के युद्ध में नहीं उलझता। उसे मालूम है एक युद्ध में उलझने का मतलब कई साल पीछे हो जाना। और अमेरिका के साथ अगर स्थिति बनेगी ना चाइना की, अमेरिका ऐसा खेल खेलेगा कि इंडिया चाइना को उलझा देगा। सीधा युद्ध में अमेरिका भी उलझना नहीं चाहता है। जैसे रशिया को यूक्रेन से उलझा दिया, मैंने बताया ना, जो बिडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट नहीं होता। अब कल को अगर रशिया अमेरिका चाइना इशू बन रहा होगा तो इंडिया से भिड़ा देगा किसी मामले पे लाके, कि ये दोनों भिड़े रहे हैं, वो पावर बना रहे हैं। दो तरीके हैं, या तो लड़ लो, तो लड़ने पे अगर अमेरिका को युद्ध जीत भी जाए तो नुकसान तो उसको भी होगा, या खुद ना लड़के बाकी दोनों को भिड़ा दो, वो अपने आप पीछे हो जाएगा। जो आपका कंप्यूटर है उसे किसी और युद्ध में उलझा दो। रशिया कंप्यूटर है, यूक्रेन से भिड़ गया। चाइना एंटी है, उसे कहीं और उलझा दो, एक युद्ध में उलझ जाए, अपना सुपर पावर बने रहो। इस तरह की नीति चल रही है। चलो अभी आने वाले टाइम में कोई एक डेडिकेटेड सेशन इस पे रखूंगा या तो मैं,
एक अलग से पूरा टॉपिक ही इस बारे में। कई लोगों को ये वर्ल्ड रिलेशन जानने में बड़ा इंटरेस्ट है, हालांकि आरोहण पे अगर पढ़ रखे हैं तो बहुत चीजें उनको ऑलरेडी पता है, पर कुछ लोगों को बड़ा इंटरेस्ट रहता है, मैसेज भी आते हैं सर इस पे क्या चल रहा है बताइए। तो लगभग चीजें मैंने आपको बताई थी। अभी की सिचुएशन तो अभी ये और बिल्डअप हो रहे हैं, ये चीजें अभी और बिल्डअप हो रही हैं, एक हफ्ते में पिक्चर और क्लियर होगी। तो और मैं आपको ये बताऊंगा इन चीजों को कि और जो कनेक्ट कर सकते हैं और लिंक कर सकते हैं। अभी तो बता ही दिया बहुत सारा, अभी तो नैना चौधरी लगभग चीजें आपको बताई मैंने। अभी का जो करंट सिचुएशन है वो तो बताया किस कारण से हो रहा है। कुछ और जानना है तो बताओ। अभी फिलहाल मैं ये टॉपिक बता रहा था इसलिए उतनी चीजें कनेक्ट कर दी मैंने कि चाइना देखो ताइवान के पास अभी इसने बहुत बड़ा अभ्यास किया, चाइना ने ताइवान के पास बहुत बड़ा अभ्यास किया। तो अमेरिका तो चाइना की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहा है भाई, ऑयल को कैप्चर करके वेनेजुएला में चाइना को नुकसान कर रहा है वो। फिर शिप पकड़ लिए, रशियन शिप को कैप्चर कर लिया, ठीक। तो चाइना ताइवान पर लगातार नजर गड़ाए हुए कि ताइवान हमको चाहिए। इट इन्वॉल्व, अब इसने क्या किया है, बहुत बड़ा अभ्यास किया है ताइवान के आसपास, जिसको जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया। जस्टिस मिशन 2025 नाम दिया गया है। तो अमेरिका अपने हिसाब से चल रहा है, कोई दुनिया में किसी रूल को मानने को तैयार नहीं है, जो बड़े बड़े पावर हैं। चाइना भी नहीं मानता इंटरनेशनल नियम को। चाइना अमेरिका को समझा रहा है तुमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, तुम अंतरराष्ट्रीय नियम को नहीं मान रहे। साउथ चाइना सी में और जापान के नजदीक ईस्ट चाइना सी में चाइना कौन सा नियम मान रहा है भाई? साउथ चाइना सी में जो आइलैंड्स वगैरह कब्जा करता जा रहा है, ओशियन में दूसरे देशों की सीमाओं को भी कब्जा करता जा रहा है, या ईस्ट चाइना सी में सेंकाकू आइलैंड जो कब्जा कर रहा है, ये कौन सा नियम मान रहा है? और ट्रंप को कह रहा है इंटरनेशनल नियम को तुम मान नहीं रहे हो। सेंकाकू या डियाऊ आइलैंड, जापान, ये जापान कहता है सेंकाकू और चाइना उसको कहता है डियाऊ आइलैंड। ये जो चाइना कब्जा कर रहा है इसको कब मान रहा है वो? तो चाइना खुद भी तो इंटरनेशनल रूल्स को नहीं मान रहा, ऐसी ऐसी कन्वेंशंस को भी नहीं मान रहा है जिनको खुद साइन किया हुआ है, जैसे अंक्लोस यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। समुद्र में कहां तक आपकी सीमा है, कहां तक आप व्यापार कर सकते हैं, जो विश्व के नियम बने हुए हैं समुद्र के, उनको चाइना साइन किया है, खुद भी नहीं मानता। फिलीपींस के एरिया में जाके कब्जा करता है, ठीक है। तो जिसकी जितनी ताकत है वो पूरी ताकत इस्तेमाल कर रहा है, किसी इंटरनेशनल नियम को नहीं मान रहा है, यूनाइटेड नेशन वगैरह कोई नहीं सुन रहा है। तो जस्टिस मिशन 2025 ये चाइना ताइवान के आसपास इसने बड़े तौर पे अभ्यास किया है, जिसमें ग्राउंड, एयर, नेवी, मिसाइल यूनिट, हर प्रकार का अभ्यास इन्होंने यहां पर किया अभी। और उस अभ्यास का नाम है जस्टिस मिशन 2025। उस अभ्यास का नाम है जस्टिस मिशन 2025। क्लियर है? द एक्सरसाइज फॉलो लार्ज स्केल आर्म्स सेल टू ताइवान। अभी अमेरिका ने $10 बिलियन से ज्यादा के हथियार ताइवान को दिए। अमेरिका ने $10 बिलियन से ज्यादा हथियार ताइवान को दिए हैं, क्योंकि ताइवान का सिक्योरिटी पार्टनर, सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका की है। ताइवान को सिक्योरिटी गारंटी अमेरिका ने दे रखी है और $10 बिलियन की हथियार मदद इसको ताइवान को की है। चाइना बौखला गया कि ताइवान तो हमारा है, हमारी परमिशन के बिना तुम कैसे कुछ कर रहे हो। अमेरिका कह रहा है कि तुम यहां भटकना मत, तुम ताइवान में आओगे तो हम अटैक कर देंगे। पर अभी का जो अमेरिका है, मुझे ये लगता है कि ये चाइना को ताइवान में भिड़ा देंगे, खुल के अमेरिका अपनी सेना तो उतारेगा नहीं, पीछे से वेपन सप्लाई करता रहेगा कि लंबा चले युद्ध। रशिया यूक्रेन युद्ध भी अगर यूक्रेन अपने दम पे लड़ रहा होता, ये युद्ध 2 हफ्ते भी ना चला होता। पर क्योंकि लगातार यूरोप और अमेरिका वेपन देते रहे यूक्रेन को, तो युद्ध यूक्रेन सामने खड़ा है, पर युद्ध बेसिकली यूरोप और अमेरिका ही लड़ रहे हैं पीछे। तो ताइवान में भी क्या अपनी सेना उतारेगा अमेरिका? डाउट है इस पर। कह रहा है वो, मुझे लगता नहीं। जैसे यूक्रेन को पेड़ पे चढ़ा दिया और पैर खींच लिया, यूक्रेन को हम तुम्हें ये सपोर्ट देंगे, वो सपोर्ट देंगे, सेना नहीं उतारी, बैक सपोर्ट मिला, सेना नहीं उतरी, ना यूरोप की तरफ से ना अमेरिका की तरफ से। वही तो जेलेंस्की परेशान रहते हैं कि कमिटमेंट तो ये किए वो किए। ताइवान को भी खूब उकसाएंगे, जब चाइना को कमजोर करना होगा ताइवान को खूब उकसाएंगे, ताइवान को पैसा वेपन खूब देते रहेंगे। और चाइना बौखला के अगर ताइवान से युद्ध में उलझ गया, यूक्रेन की तरह, रशिया यूक्रेन युद्ध की तरह, तो ताइवान को बीच में सपोर्ट करते रहेंगे, वेपन देते रहेंगे, पैसा देते रहेंगे, सामने फ्रंट पे नहीं आएंगे। तो जो युद्ध 15 दिन का हो वो चलेगा सालों साल। और एक बार युद्ध में आप घुस गए तो निकल अपनी इच्छा से नहीं सकते आप, चलता रहेगा।
और युद्ध का स्वरूप भी बदल चुका है, मैंने बताया। तो अमेरिका ने $10 बिलियन की जो मतलब इसको वेपन्स वगैरह दिए थे ताइवान को, उसके बाद ही अभ्यास किया चाइना ने, डराने के लिए कि देखो ये हमारा एरिया है, कभी भी हम इस पर कब्जा कर लेंगे, हमारा अपना एरिया है। 1949 में चाइना में कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन जब खत्म हुआ था, तो चाइना में जो डायनेस्टी थी कुओमिंतेंग, वो सब ताइवान में चले गए थे। चाइना को रूल करती थी कुओमिंतेंग डायनेस्टी। तो कम्युनिस्ट विद्रोह जब हुआ, आंदोलन जब हुआ वहां पर माओ सेतुंग के उसमें उनके कमांड में, तो माओ सेतुंग कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वही मेन नेता निकल के आए, और कुओमिंतेंग डायनेस्टी जो थी वो शिफ्ट करके ताइवान के एरिया में चली गई थी, जान बचाना मुश्किल हो गया था। तो उनको बचाने के लिए फिर अमेरिका इन्वॉल्व हुआ था, तो वहीं पर युद्ध रुक गया था। तो जो वो कुओमिंतेंग डायनेस्टी पूरे चाइना को चलाती थी, आज वो ताइवान के एरिया में सिमट के रह गई, और अमेरिका के सपोर्ट की वजह से बचा रह गया, नहीं तो चाइना तभी कब्जा कर लेता। ठीक, वही लिखा है। 1949 में जो गृह युद्ध वगैरह स्थिति बनी थी, कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन वगैरह हुआ था चाइना में, ताइवान के आइलैंड पे वो डायनेस्टी चली गई थी, अमेरिका के सपोर्ट से वो बचे रहे। तब से ही चाइना क्लेम करता है कि हमारा ही एरिया है ताइवान। कई सारे खेलों में ताइवान के नाम से नाम नहीं देखोगे, आप देखोगे चाइनीज ताइपेई के नाम से पार्टिसिपेट करता है ताइवान। क्लियर है? तो ऑपरेशन, ये जो नाम बताया मैंने, जस्टिस मिशन 2025, ये मिशन रशिया ने अभ्यास किया है ताइवान के आसपास, उसका नाम ये दिया था जस्टिस मिशन 2025 नाम से युद्ध अभ्यास किया है चाइना ने ताइवान के आसपास के एरिया में। कोपेनहेगन, वियना सबसे अच्छा सिटी रहने के लिए दुनिया में, वियना लगातार 3 साल से टॉप पर था। इस बार डेनमार्क का कोपेनहेगन टॉप पर आ गया, डेनमार्क का कोपेनहेगन टॉप पर आ गया। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट, कोपेनहेगन वर्ल्ड का सबसे लिवेबल सिटी। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट, कोपेनहेगन वर्ल्ड का मोस्ट लिवेबल सिटी 2025 के लिए घोषित हुआ है। वियना को पीछे छोड़ दिया, लगातार 3 साल से वियना टॉप पर था, कोपेनहेगन टॉप पर है। तो स्टेबिलिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, कई सारे पैरामीटर इसमें लिए जाते हैं, सारे पैरामीटर एनालिसिस के हिसाब से कोपेनहेगन टॉप पर है। और क्या नाम है रिपोर्ट का? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, रिपोर्ट का नाम है EIU, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट के हिसाब से कोपेनहेगन दुनिया का सबसे अच्छा शहर रहने के लिए वियना से ऊपर आ गया है। ये 3 साल से वियना टॉप पर था, अभी ये ऊपर आ गया। तो EIU 2025 की रिपोर्ट जो जारी हुई है, कोपेनहेगन टॉप पर, वियना का 3 साल का जो रिकॉर्ड था वियना पीछे छूट गया इसमें। एनुअल इंडेक्स 173 सिटी का असेसमेंट किया गया है, 173 सिटी का असेसमेंट किया गया है, जिसमें स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीजों को एनालाइज किया गया। टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटी, सबसे अच्छे 5 शहर जो हैं, रैंकिंग अभी टॉप 5 की ये है, कोपेनहेगन, वियना, ज्यूरिक, ये टॉप 3 हैं, मेलबोर्न, जिनेवा। नई दिल्ली और मुंबई, भारत के 2 शहर, नई दिल्ली, मुंबई 120, 121 रैंक पर हैं। नई दिल्ली, मुंबई 120, 121। सबसे अंतिम में है सीरिया का कैपिटल दमिश्क, सीरिया की कैपिटल दमिश्क सबसे लास्ट है। एशिया में अगर सबसे टॉप पर जापान का ओसाका, एशिया में टॉप पर देखें तो जापान का ओसाका शहर 7 नंबर रैंक पे है। एशिया में टॉप पर जापान का ओसाका 7 रैंक। अगला सवाल, लोकमान्य तिलक अवार्ड, बाल गंगाधर तिलक जो फ्रीडम फाइटर रहे, गर्मपंथी नेता कांग्रेस के, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। 1983 से शुरुआत हुई थी इस अवार्ड की, और ये तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट है, वो ये अवार्ड देते हैं। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट, उनके द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। 1983 से शुरू हुआ था। नेशनल प्रोग्रेस के लिए जिसने भी कुछ काम किया हो, नेशनल प्रोग्रेस के लिए जिसने भी जो काम किया हो, उसके लिए अवार्ड दिया जाता है। तो अभी ये दिया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, तो यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड पुणे में दिया गया है 1983 तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट के द्वारा।
द अवार्ड रिकॉग्नाइज सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल प्रोग्रेस। ये अवार्ड हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, जो लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी भी है। लोकमान्य तिलक की डेथ एनिवर्सरी भी है। 2024 में दिया गया था मिसेस सुधा मूर्ति, इन्फोसिस के जो फाउंडर नारायण मूर्ति की वाइफ। 2024 में मिला था सुधा मूर्ति को और 2023 में पीएम मोदी को। दादा साहब फाल्के अवार्ड, इंडियन सिनेमा में सबसे बड़ा सम्मान, जो लास्ट टाइम मिथुन चक्रवर्ती को मिला था, इस बार मलयालम एक्टर मोहनलाल इनको दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, मलयालम एक्टर मोहनलाल इनको मिला है अभी। तो लेजेंडरी एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर मोहनलाल, उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, जो इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान है, इनको दिया गया है। 2025 में दिया गया है 2023 के लिए। ऐसा नहीं है जिस साल अनाउंस करेंगे उसी साल के लिए देंगे, नहीं, 2025 में दिया, 2023 ईयर के लिए। तो सितंबर 20, 2025 भारत सरकार का जो मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, इन्होंने अनाउंस किया कि भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड मोहनलाल, मलयालम एक्टर, इनको दिया जाएगा। तो ये भी सवाल है, सरकार के द्वारा दिया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मंत्रालय के द्वारा अनाउंस किया गया, इनको दिया जाएगा, मतलब सरकार के द्वारा। इतने सारे अवार्ड, प्राइवेट अवार्ड भी होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसी, गवर्नमेंट मंत्रालय इन्वॉल्व है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा अनाउंस किया गया। तो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड दिए गए, उसी में दादा साहब फाल्के अवार्ड भी अनाउंस किया गया। तो सरकार के द्वारा जो अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे मैंने बताया था 12th फेल मूवी को मिला बेस्ट मूवी का, है ना, एक्टर बताया था शाहरुख खान, विक्रांत मैसी। तो जो 71st नेशनल फिल्म अवार्ड मैंने बताए थे, दादा साहब फाल्के भी उस दौरान दिया जाता है और मोहनलाल को मिला। क्या अवार्ड है? भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के, जिनका एक्चुअल नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, उनके नाम पर यह अवार्ड दिया जाता है। कौन थे दादा साहब फाल्के? भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई थी। भारत की पहली मूवी राजा हरिश्चंद्र इन्होंने बनाई थी। इनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं। दादा साहब फाल्के, जिनका एक्चुअल नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, राजा हरिश्चंद्र मूवी इन्होंने बनाई, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा इन्हें कहा जाता है। पहली बार यह अवार्ड दिया गया था देविका रानी को 1969 में, और लास्ट टाइम 2024 में दिया था 2022 के लिए। 2024 में जो दिया गया था, ईयर 2022 के लिए मिथुन चक्रवर्ती और 2023 के लिए मोहनलाल। 22 के लिए मिथुन चक्रवर्ती, 23 के लिए मोहनलाल। पहली बार दिया था 1969 में देविका रानी। और दादा साहब फाल्के, राजा हरिश्चंद्र मूवी पहली मूवी भारत में जो बनी थी 1913 में बनी थी, 1913 में। लिटरेचर के जो बड़े अवार्ड है, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान नया वाला जो आया है, ये दिया गया है संस्कृत भाषा में वर्क के लिए स्वामी भद्रेश दास जी, स्वामी भद्रेश दास जी। तो सरस्वती सम्मान 2024 के लिए अभी अनाउंस हुआ कुछ दिन पहले, स्वामी भद्रेश दास जी, संस्कृत लैंग्वेज के लिए स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये वर्क किया है इन्होंने। स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा, ये इन्होंने वर्क किया है संस्कृत में, उसके लिए दिया गया। सरस्वती सम्मान 8वें शेड्यूल में, संविधान में जो 22 भाषाएं लिखी हैं, उनमें किसी भी भाषा में अच्छा काम किया गया हो पिछले 10 साल में, किसी भारतीय नागरिक के द्वारा पिछले 10 साल में किसी इंडियन सिटीजन ने संविधान के 8वें शेड्यूल की 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में अच्छा काम किया हो, उसको देते हैं। 22 भाषाएं 8वें शेड्यूल में कोई इंडियन सिटीजन ने पिछले 10 साल में कोई बड़ा काम किया हो, उसके लिए सम्मान दिया जाता है। इसमें 15 लाख रुपए साइटेशन और प्लाक ये दिया जाएगा, और के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 1991 में शुरू हुआ था। तो सरस्वती सम्मान लिटरेचर के क्षेत्र में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में शुरू हुआ था। लिटरेचर का वर्क पिछले 10 साल में किसी भारतीय नागरिक ने संविधान के 8वें शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं, उनमें किसी भाषा में अच्छा काम किया हो, उनको दिया जाता है।
तो 15 लाख रुपए साइटेशन और प्लाक। 2023 में दिया गया था प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम किताब के लिए, मलयालम भाषा के लिए। इससे पहले वाला जो मिला था प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम मलयालम के लिए, सबसे पहला मिला था हरिवंश राय बच्चन, ऑटोबायोग्राफी लिखी थी उसके लिए। 91 में पहली बार हरिवंश राय बच्चन। तो सर्व सम्मान पहले हम पढ़ा चुके हैं, उसमें बस अपडेट ये कहा था कि नया किसको मिला। अगला सवाल, ग्लोबल पीस इंडेक्स कई बार पढ़ा है, अब नई रैंकिंग आ गई है। तो ऑस्ट्रेलिया बेस्ड एक एनजीओ है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ये एक संस्था है, ये हर साल जारी करते हैं विश्व में शांति के मामले में कौन सा कंट्री किस रैंक पर है। तो एनजीओ इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 जारी किया है। 163 में से भारत 115 पे है, 163 में से इंडिया 115 पे है, 114 पे था, एक रैंक इंप्रूव हुआ है, नहीं सॉरी 116 पे था इससे पहले 116 पे था, अब 115 पे है। तो 163 कंट्री की रैंक जारी की गई जिसमें इंडिया एक रैंक इंप्रूव होके इस बार 115 पे आया। कई सारे पैरामीटर इसमें लिए जाते हैं। 3 मेन डोमेन है, लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट और डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन। 3 मेन डोमेन लिए जाते हैं। पहला द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी सिक्योरिटी, दूसरा ऑनगोइंग डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट क्या चल रहा है, तीसरा डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन कितना है, ठीक है, कितना ज्यादा सैन्यकरण कर रखा है अपने वेपन्स मिलिट्री। तो 3 डोमेन मेनली लिए जाते हैं, उस आधार पर निकाला जाता है ये। तो इंडिया एक रैंक इंप्रूव किया है। एशिया में जो टॉप कंट्रीज हैं, सिंगापुर 6 पर है, जापान 12 पर है। एशिया में टॉप रैंक ये हैं। पूरी दुनिया में टॉप कंट्री कौन है, आइसलैंड नंबर 1, आइसलैंड नंबर 1, आयरलैंड नंबर 2, न्यूजीलैंड नंबर 3। पीसीएस के एग्जाम में टॉप 3 पूछ लेता है, टॉप 3 कौन है बताइए, आइसलैंड, आयरलैंड, न्यूजीलैंड। आइसलैंड 2008 से ही रैंक 1 मेंटेन कर रहा है, 2008 से लगातार आइसलैंड टॉप पर है इसमें। और सबसे खराब स्थिति किसकी है, रशिया पहली बार लीस्ट पीसफुल में रखा गया। तो सीधी सीधी बात है, अमेरिका के जो भी दोस्त होंगे उनकी जो भी रैंक आएगी वो रशिया को या वेनेजुएला या ईरान, उन कंट्रीज को बेकारी दिखाएंगे। जो भी ऐसे कंट्री रैंक जारी करते होंगे जहां पर जो अमेरिका से दोस्ती जिनकी है, तो उनकी रिपोर्ट, उनके अवार्ड ज्यादातर उसी को मिलेंगे जो एंटी पार्टी होता है। जैसे वो वेनेजुएला की माचाडो, आप इस बार का नोबेल पीस देखो ना किसको मिला, माचाडो, कहां की, वेनेजुएला की। माचाडो को जो नोबेल पीस मिला, कहां पे, वेनेजुएला। एक कार्रवाई रातों रात नहीं हो गई, ये सब प्लान अंदर अंदर बनते रहते हैं। वेनेजुएला वाले को ही नोबेल पीस दे दिया जो विरोध करे वहां सरकार का। तो और ये क्या कह रही हैं, मैं अपना नोबेल पीस ट्रंप को देना चाहती हूं। ट्रंप नोबेल पीस चाहते थे, उनको नहीं मिला, कि कैसे ट्रंप को सीधे दे दिया जाए, नहीं तो उस अवार्ड की दुनिया में भद्द पिट जाती। अगर नोबेल पीस ट्रंप को दे देते, दुनिया में वो अवार्ड अपनी वैल्यू खो देता। क्लियर। तो ट्रंप को ना देके वेनेजुएला में इसको दे दिया, सरकार का जो विरोध करती थी। ये कह रही है मैं अपना अवार्ड ट्रंप को देना चाहती हूं। तो नोबेल कमेटी कह रही है नोबेल प्राइज में ऐसा नहीं होता कि ना किसी को शेयर कर पाओगे ऐसे, ना किसी को आप ट्रांसफर कर सकते हो, अलाउड नहीं है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक, ये भी न्यूज में है ना, अभी बोल रहे हैं, कल ही शायद बोला है, कल स्टेटमेंट था कि अपना नोबेल देना चाहते हैं ट्रंप को। वेनेजुएला का राष्ट्रपति को उठा के ले जा रहे हैं, वो शांति फैला रहे हैं दुनिया में, ग्रीनलैंड को ताकत के दम पे कब्जा करने की बात कर रहा है, उसको शांति पुरस्कार देंगे। तो कुछ नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास पावर है लोग सरेंडर होते जा रहे हैं उसके सामने। कोई नियम नहीं है, जितने नियम संस्थाएं बनी हैं वो उन कंट्रीज के लिए जिनको दबाया जा सके। पावरफुल वालों ने दुनिया अपने हिसाब से हमेशा घुमाई, कोई नियम नहीं रहा इनके लिए कभी। तो रशिया फॉर द फर्स्ट टाइम अब अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पा रहा ना, चाइना वाइना जैसे कंट्री उभर रहे जो कि अमेरिका के नजदीक जा रहा है। तो ट्रंप क्या कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की नीति, जैसा अमेरिका था वैसा ही पावरफुल रहे, अपने अगल बगल भी किसी को नहीं देखना चाह रहा। हर जगह दुनिया में क्या चल रहा है,
चाइना अमेरिका को टक्कर देगा, चाइना बहुत तेज आगे बढ़ रहा है, 20-30 साल में चाइना और आगे हो जाएगा। तो ट्रंप का विजन ही यही है, चाइना को काउंटर कर दो। रशिया को तो उलझा दिया यूक्रेन वॉर में, अब चाइना को किनारे लगाओ। पर रशिया चाइना इकोनॉमी बहुत बड़ा डिफरेंस है, $20 ट्रिलियन कोई नहीं है। चाइना के आधे पे भी दूसरा कोई इकोनॉमी नहीं है भाई। $30 ट्रिलियन के ऊपर अमेरिका, 20 के ऊपर चाइना, इंडिया $4 ट्रिलियन के आसपास है। तो चाइना के बाद तीसरा गैप बहुत लंबा गैप है। देखो इधर आसियान जो ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का जो ग्रुप है आसियान, कई बार हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में भी। इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, मेंबर कौन कौन है, क्या बना। इसमें 10 मेंबर थे लंबे टाइम से, इसमें 10 मेंबर थे। 1999 तक इसमें 10 मेंबर थे और वही चला आ रहा था। जब बना था ये 1967 में तो 5 कंट्रीज ने बनाया था। फिर टाइम टाइम पे और कंट्री जुड़े, 99 तक आते आते 10 कंट्रीज में थे। उसके बाद से कोई कंट्री फुल टाइम मेंबर आसियान का नहीं बना था। लगभग 26 साल के बाद किसी कंट्री को फुल मेंबर बनाया गया है, तिमोर लेस्ते। 26 साल के बाद किसी कंट्री को यह मेंबरशिप दी गई है, तिमोर लेस्ते 11वां सदस्य है इसका। तो आसियान जो ग्रुप है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप है, आपस में आर्थिक सहयोग, व्यापार करना, इन चीजों को बढ़ावा देना। तो आसियान जो ग्रुप है 10 कंट्री का ग्रुप था। जब बना था 1967 में तो 5 थे, 99 तक आते आते हो गए 10। उसके बाद 26 साल तक कोई नया मेंबर नहीं जुड़ा था। अब जुड़ा है तिमोर लेस्ते। किसी एग्जाम में ये पूछेगा, है दुनिया में कहां पर तिमोर लेस्ते? इंडोनेशिया जो है उसके नीचे देखोगे, यहां पर इंडोनेशिया है, उसके नीचे ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। इसकी राजधानी है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है इसका। तो जो हेडिंग है वही क्वेश्चन है। अक्टूबर 2025 तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां सदस्य बना है। आसियान की समिट जो हुई थी मलेशिया के कुआलालंपुर में, वहां यह फैसला लिया गया। आसियान की समिट 2025 में कुआलालंपुर में हुई, मलेशिया में। यह भी क्वेश्चन आता है 2025 में आसियान की समिट कहां हुई? कुआलालंपुर। उस समिट में तिमोर लेस्ते को मेंबर जोड़ा गया है। तो 99 के बाद 26 साल में जाके ये पहला एक्सपेंशन है, किसी मेंबर को ऐड किया गया। और इस बार जो बैठक हुई थी मलेशिया में, उसका थीम क्या था? 26 से 28 अक्टूबर के बीच बैठक हुई थी। उसका थीम था इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो क्या क्या सवाल हुए? आसियान का 11वां मेंबर तिमोर लेस्ते। आसियान की 2025 में बैठक कहां हुई? कुआलालंपुर। उसका थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। 10 बार पढ़ा चुका हूं मैं आसियान आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आसियान थाईलैंड के बैंकॉक में 1967 में बना था। 5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था। बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा बनाया गया था। आगे जाके 5 कंट्री और जुड़े थे, 10 हो गए थे। और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता में। तो 1967 बैंकॉक में बैंकॉक डिक्लेरेशन के द्वारा आसियान बना था, जिसको 5 कंट्री ने बनाया था। मैंने कोड बताया था इसका, टिम्स। जिन कंट्रीज ने बनाया था, टिम्स, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर। आगे जाके 5 कंट्री फिर और जुड़े थे अलग अलग समय में। 99 के बाद, 1999 के बाद 26 साल तक कोई नया कंट्री नहीं जुड़ा। अब जुड़ा है तिमोर लेस्ते और इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। आसियान का हेडक्वार्टर है जकार्ता। आसियान का उद्देश्य क्या है? आर्थिक सहयोग, सुरक्षा सहयोग, अपने मेंबर कंट्रीज को यह सहायता देना। तो आर्थिक, सामाजिक, कल्चरल डेवलपमेंट हो पाए, शांति और स्टेबिलिटी बनी रहे इस क्षेत्र में। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्षेत्रीय ग्रुप है ये। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है कि हम कंट्रीज आपस में व्यापार, सामाजिक प्रगति, कल्चरल डेवलपमेंट, क्षेत्रीय स्थिरता, शांति बनी रहे, इस उद्देश्य के साथ बनाया गया था। आधार कार्ड जो बनता है, तो वो जो एजेंसी डील करती है आधार को, उस एजेंसी का नाम है ये यूनिक आईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आधार इसी संस्था के अंतर्गत आता है, देखोगे आप लिखा रहता है इसका नाम। तो UIDAI इसी के अंतर्गत है आधार का सारा काम। तो UIDAI ने एक मैस्कट, एक लोगो जारी किया है उदय नाम से। ये किसी एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन। उदय नाम से एक मैस्कट जारी किया है,
UIDAI ने, क्या चीज है, UIDAI ने एक मैस्कट लॉन्च किया जिसका नाम है उदय, टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन ऑन पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आधार, कि जनता आधार के बारे में जो भी कम्युनिकेशन है वो आसानी से समझ पाए। जनता जो है जो भी कम्युनिकेशन है आधार रिलेटेड उसको और सिंप्लीफाई करना और आसान करना, इस उद्देश्य के साथ ये मैस्कट जारी किया गया है। इस मैस्कट का उद्देश्य ये है। तो जनवरी 26 UIDAI ने लॉन्च किया पीपल फ्रेंडली मैस्कट नेम उदय। क्या पर्पस है, आधार सर्विसेज को जनता आसानी से समझ पाए, टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन फॉर पब्लिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आधार बेस्ड सर्विसेज। द मैस्कट इज एक्सपेक्टेड टू सिंप्लीफाई कम्युनिकेशन ऑन आधार इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू टाइमली अपडेट, ऑथेंटिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन, सेलेक्टिव शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। मतलब आधार रिलेटेड मैस्कट का नाम है, बस आधार रिलेटेड मैस्कट का नाम है उदय। क्लियर है, और कुछ नहीं इसमें मतलब का, बस वही हेडिंग जो है वही क्वेश्चन एग्जाम का। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह केई पन्न्योर जिला है, ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला घोषित किया गया, बायो हैप्पी, और नया ही डिस्ट्रिक्ट है, ये नया ही बना है। केई पन्न्योर अरुणाचल प्रदेश में ये भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। क्या है ये बायो हैप्पी? द न्यूली फॉर्म्ड केई पन्न्योर डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में ये भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट इन इंटीग्रेटिंग, क्या मतलब है बायो हैप्पी का, जहां बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी अच्छे से हो और ह्यूमन का भी डेवलपमेंट हो सके, मतलब इन्वायरमेंट और ह्यूमन दोनों को साथ लेके चल सके। बायो हैप्पी का मतलब है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन भी हो सके, पेड़ पौधे जानवर सब चीज, भाई नदी नाले पेड़ पानी पहाड़ सब अच्छे से डेवलप हो सके और ह्यूमन का भी ग्रोथ हो सके। ये इनिशिएटिव किस कंसेप्ट पर आधारित है? बायो हैप्पीनेस। ये वर्ड दिया था जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन थे भारत में, MS स्वामीनाथन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में MS स्वामीनाथन, इनके द्वारा ये कंसेप्ट दिया गया था। एंड एम्स टू बिल्ड अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल रूटेड इन इकोलॉजी, लिवलीहुड एंड पब्लिक हेल्थ। तो MS स्वामीनाथन के द्वारा ये वर्ड दिया गया था बायो हैप्पीनेस, जिसका मतलब क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल को बिल्ड करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही होता है इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी तीनों का डेवलपमेंट। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, सोसाइटी तीनों का डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंट, लिवलीहुड का मतलब हो गया इकोनॉमी से, पब्लिक हेल्थ मतलब सोसाइटी, सोशल बेनिफिट, सोशल डेवलपमेंट। तो इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल पे बेस्ड है ये। द प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाई, और ये बायो हैप्पीनेस प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कौन कर रहा है? MS स्वामीनाथन के नाम पर ही रिसर्च फाउंडेशन है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर। तो MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेशन में इसको चला रहे हैं। इस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सौम्य स्वामीनाथन। द इनिशिएटिव सीक टू असेस लिवलीहुड, एग्रो बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल सिस्टम, की पेन्योर एरिया में सारी चीजों का असेसमेंट किया जा रहा है। बायो हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन किया गया? स्टेट ऑफ वेलबींग अचीव्ड व्हेन बायोडाइवर्सिटी इज कंजर्व्ड। स्टेट ऑफ वेलबींग अचीव हो पाएगा जब बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर पाएंगे, मतलब बायोडाइवर्सिटी भी बेटर हो और लोगों का वेलबींग, लोगों का रहन सहन, लाइफ भी बेटर हो, दोनों को साथ लेकर चलना। पूरी बात का मतलब यही है, मतलब पीपुल और नेचर दोनों को साथ लेकर चलना, लोगों का भी डेवलपमेंट हो, हेल्थ अच्छी हो, इकोनॉमी अच्छी हो, इनकम अच्छी हो और एनवायरनमेंट भी अच्छा हो, दोनों को साथ लेके चलना। अब कुछ शॉर्ट पॉइंट्स। मिशन सुदर्शन चक्र, एक ये मिशन लॉन्च किया है इंडिया ने, मिशन सुदर्शन चक्र, जो अलग अलग तरीके के खतरे हैं, खासकर ड्रोन संबंधित जो खतरे हैं उनसे निपटने के लिए, जो मॉडर्न वॉरफेयर हैं जैसे ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करना है या दुश्मन के ड्रोन को रोकना है, उससे संबंधित। तो इंडिया ने लॉन्च किया मिशन सुदर्शन चक्र। क्वेश्चन ये आएगा ये किसके बारे में है?
एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना, जो नए नए खतरे, एरियल थ्रेट्स, हवा से जो खतरे बढ़ रहे हैं, ड्रोन आना, मिसाइल आना, कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे। द इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट अ स्ट्रेटेजिक शिफ्ट इन इंडिया डिफेंस पोस्चर एज अनमैन्ड एरियल सिस्टम। अनमैन्ड एरियल सिस्टम मतलब ड्रोन। जैसे पाकिस्तान के युद्ध में भी ड्रोन का इस्तेमाल देखा गया, रशिया यूक्रेन वॉर में देखा गया, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में देखा गया। तो ड्रोन का जो इस्तेमाल दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उससे हमें भी तैयार होना पड़ेगा, हमारी टीम तैयार होनी चाहिए, हम उन खतरों का मुकाबला कर पाए। तो मिशन सुदर्शन चक्र का मोटिव ये है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एक तो ये सस्ते पड़ते हैं, ह्यूमन कैजुअलिटी, यहां पर कोई हमारा सोल्जर उसमें कैजुअलिटी नहीं हो रही, और इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया में इसलिए बढ़ रहा है, कहीं दूर से आप कंट्रोल कर पा रहे हो, खर्चा कम आता है और इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, आपके सोल्जर का भी नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। तो सर्विलेंस का काम या ड्रग स्मगलिंग का काम या एक्यूरेट स्ट्राइक कहीं पर करनी हो तो ड्रोन का इस्तेमाल दुनिया में बढ़ता जा रहा है। तुर्की, अमेरिका, ये सब ड्रोन, इजराइल ड्रोन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो मिशन सुदर्शन चक्र का उद्देश्य है एक इंटीग्रेटेड शील्ड तैयार करना, जिसमें हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब स्ट्रेंथन हो कि ड्रोन के खतरे को हम रोक पाए। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल सस्ते पड़ते हैं, इंपैक्ट ज्यादा होता है, कई जगह इस्तेमाल किए जाते हैं। मिशन सुदर्शन चक्र भारत ने जो लॉन्च किया है, एक इंटीग्रेटेड शील्ड हम डेवलप कर पाए, जिसमें हम हवाई खतरे, उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट भी आ गया, मिसाइल्स भी आ गई, ड्रोन भी आ गया, विद अ टारगेट कंप्लीशन टाइमलाइन ऑफ 2035 तक हमको ये अचीव कर लेना है। 2035 तक हमको इसको बहुत मजबूत कर लेना है सिस्टम को। अलोंग साइड सुदर्शन चक्र, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन्होंने भी ग्रुप बनाए हुए हैं, कैसे ड्रोन के खतरों को न्यूट्रलाइज किया जाए, ये भी अपने प्रोग्राम चला रहे हैं। तो सुदर्शन चक्र तो एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है ही, उसके साथ नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ये सब भी प्रोग्राम चला रहे हैं, कैसे ड्रोन के खतरे को हम रोक पाएंगे। ये नए प्रकार का खतरा जो डेवलप हुआ। भैरव नाम से एक फोर्स भी तैयार की गई है, आर्मी में एक बटालियन, एक फोर्स तैयार की गई है भैरव नाम से। तो डिफेंस फोर्स जो रिस्ट्रक्चरिंग चल रही है, इंडियन आर्मी कई प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है। आर्मी ने 1 लाख ट्रेंड ड्रोन ऑपरेटिव ये तैयार किए जा रहे हैं भैरव स्पेशलाइज्ड फोर्स के नाम से। तो भैरव क्या किसी ड्रोन का नाम है? नहीं, इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है। इंडियन आर्मी के अंतर्गत एक स्पेशलाइज्ड फोर्स है जिसका नाम भैरव, जिसमें 1 लाख ट्रेंड लोग इसमें होंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी को जानने वाले। ऑल भैरव ऑपरेटिव, भैरव फोर्स जो है, इसमें जितने लोग हैं भैरव फोर्स में, वो ट्रेंड किए जाएंगे ड्रोन को हैंडल कैसे करना है, ड्रोन का इस्तेमाल कैसे करना है, रियल टाइम यूज कैसे करना है, एनिमी के बेसिस को टारगेट कैसे करना है ड्रोन की मदद से, कैसे अंदर तक जाके अटैक कर पाएगा ड्रोन, ये सारे के लिए ट्रेन किए जा रहे हैं। 15 भैरव बटालियन ऑलरेडी आर्मी बना चुकी है, और इस नंबर को बढ़ाकर एक्सपेंड द फोर्स टू अबाउट 25 बटालियन तैयार करनी फ्यूचर में। तो 15 बटालियन लगभग तैयार की जा चुकी है। प्लान्स आर अंडर वे टू एक्सपेंड द फोर्स टू अबाउट 25 बटालियन इन द फ्यूचर, और संख्या बढ़ाई जाएगी। तो 15 भैरव बटालियन ऑलरेडी बीन रेज्ड बाय आर्मी हेडक्वार्टर एंड डिप्लॉय, और अलग अलग लोकेशन पे डिप्लॉय कर दिया गया दोनों बॉर्डर की तरफ। दोनों बॉर्डर आप जान रहे हैं, चाइना पाकिस्तान। तो 15 भैरव बटालियन ऑलरेडी बीन रेज्ड बाय आर्मी, दोनों बॉर्डर की तरफ डिप्लॉय किया गया है, और प्लानिंग में है कि 25 बटालियन जो हमें तैयार और करनी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक संस्था, अवतार नाम का एक एजेंसी है चेन्नई बेस्ड, इन्होंने एक सर्वे किया कि महिलाओं के लिए सेफ्टी के हिसाब से या रोजगार के हिसाब से भी बेस्ट सिटी, कई पैरामीटर, उनके लिए कामकाज की अपॉर्चुनिटी, उनकी सुरक्षा, ये कई पैरामीटर को देखकर महिलाओं के लिए सबसे अच्छी सिटी 2025 बेंगलुरु को घोषित किया गया है, उसके बाद चेन्नई, फिर पुणे। तो बेस्ट सिटी फॉर वुमेन 2025 बेंगलुरु सबसे ऊपर रखा गया है, टॉप परफॉर्मर है। सेकंड नंबर पे चेन्नई है, थर्ड पे पुणे है। लिखना चाहो तो लिख लो, सेकंड पे है चेन्नई, थर्ड पे है पुणे। तो इसमें केवल महिला सुरक्षा नहीं, महिलाओं के लिए रोजगार वगैरह भी इसमें सर्वे किया गया। द रैंकिंग हाईलाइट द सिटी स्ट्रेंथ इन कंबाइनिंग
इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी, सपोर्टिव इकोसिस्टम फॉर वुमेन सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट, लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ, ये सारी चीजों को मिलाकर सर्वे किया गया। चेन्नई बेस्ड संस्था है अवतार, उनके द्वारा सर्वे किया गया। बेंगलुरु नंबर 1, चेन्नई 2, पुणे 3। बस यही क्वेश्चन है, टॉप सिटी महिला वुमेन के लिए टॉप सिटी बेंगलुरु, वही क्वेश्चन है। 125 शहरों का सर्वे किया गया था। तमिलनाडु ने इंडिया का पहला डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, इसी तरह की चीजें देश को चाहिए। जो डीप टेक्नोलॉजी में काम है ये बहुत तेजी से बढ़ना चाहिए, बहुत पीछे हम चाइना वाइना से। एआई के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, वेपन के क्षेत्र में, मेक इन इंडिया जितना होना है, दुनिया जिस तरह से बदल रही है, हम बहुत पीछे चल रहे हैं। हम जिन चीजों में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिन चीजों में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, उससे कुछ नहीं होना। जो होना है बेसिकली, क्योंकि दुनिया में जब बदलाव आ रहे हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको अपनी तैयारी मजबूत करनी पड़ेगी, इस तरह की चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। कितने स्टार्टअप खुले, कितने बंद हो गए, उसमें भी पैसा खाना, करप्शन करना, पैसा लेके अप्रूवल देना, अरे भाई बंद कर लो इन चीजों को। देश के ऑलरेडी सामने बहुत बड़े बड़े खतरे इस समय हैं। जब सर पे चीज पड़ेगी उस समय तैयारी नहीं होती। ठीक है, तो भारत का पहला डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, तमिलनाडु ने भी, ये भारत का पहला राज्य जो डेडिकेटेड डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी शुरू की है। 2025-26 की पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जिसमें तमिलनाडु कई क्षेत्र में, कोर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम बढ़ रहा है। इसमें कोर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम इसमें बढ़ रहा है, जैसे इसमें सेमीकंडक्टर, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, एआई, ये सारी चीजों में काम बढ़ेगा। तमिलनाडु इन सब क्षेत्र में डीप टेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इंडिया में कोई अच्छा काम कर रहा है, हम उसको रिस्पेक्ट नहीं करते। वही व्यक्ति परेशान होकर अमेरिका चला जाएगा, तब हम कहेंगे देखो इंडियन ओरिजिन का है। अरे तुम्हारे सामने परेशानी आएगी, अब वो पलट के तुम्हारे लिए हेल्प करने आ रहा है क्या? बड़ी बड़ी कंपनी में इंडियन लोग हैं, तो क्या तुम्हारे लिए काम करने आएंगे? अब वो चले गए यहां से। ब्रेन ड्रेन जो हो रहा है वो चला गया, वो गूगल में बैठ के काम कर रहा है, तुम्हें नुकसान करेगा आगे जाके। तो हम ढोल पीटते हैं, अरे वो हमारे जानने वाले थे, वो इंडियन ओरिजिन के थे। फालतू बातें बकवास करते हैं खाली। कहीं के भी थे, वो जा चुके, वो वहीं के हो गए, छोड़ो अब वो चीज। तुम्हारे लिए थोड़ी आ रहे हैं कुछ मदद करने के लिए। गूगल में काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं, यहीं के सॉफ्टवेयर, यहीं के सिस्टम हैक कर लेंगे और यहीं के विरोध में काम होगा। तो जब वो यहाँ पे काम करना चाहते तब हम उसको रोकते नहीं। करप्शन इतना, कंपनी चलाना मुश्किल है, बिजनेस करना मतलब क्राइम हो गया है। तो ऐसी चीजों को रोक के क्या कर लेंगे? कितने इंडियन जो HNI है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, कितने देश छोड़ के चले गए, उनको रोकने के लिए हम कुछ नहीं करते। पॉलिसी हमारी ऐसी है भस्मासुर की तरह, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली। कहते रहो, चिल्लाते रहो, फर्क ही नहीं है। शिक्षा पे ध्यान नहीं, स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं, चिकित्सा इतनी महंगी है कि घर बिक जाए लोगों के। ढोल पीटने को कह दो, दिन रात चुनाव करो बस। हम वो लोग हैं जो इतिहास से भी नहीं सीखते। इतिहास में जो गलतियां हुई हम उससे सीखते नहीं। फिर जब बात आएगी टेक्नोलॉजी की, अरे हमें कोई टेक्नोलॉजी क्या सिखाएगा, हमारे यहाँ तो वेदों में लिखा हुआ था। तो जब कहीं युद्ध की स्थिति बने तो वेद लेके आना, फिर उसी हिसाब से बनाना वेपन। आज की डेट में हमारी आदत है ये बहानेबाजी करने की। वेदों में लिखा है, साइंस ये हमें क्या बताएंगे, वो तो हमारे उस सूर्य सिद्धांत में लिखा था इतने हजार साल पहले। अरे आज के लिए जरूरत है वो बनाओ यार। फालतू की बकवासबाजी और व्हाट्सएप ज्ञान लेके चल रहे हैं सर। तुम्हें लग रहा होगा सर गुस्से में है, गुस्से की बात है, क्योंकि जब आप इतनी चीजें जानोगे, उनको कनेक्ट करोगे, तो आपको दिखता है कि देश के सामने कितनी बड़ी समस्या है। दुनिया में बदलाव आपके कंट्रोल में नहीं है, आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हो। गुस्सा इस चीज को लेकर है, और गुस्से से ज्यादा चिंता है भविष्य को लेकर। इकोनॉमी स्थिति खराब है, सुरक्षा की स्थिति खराब है, विदेश नीति कहीं नजर नहीं आती, उसको देख के चिंता ज्यादा है। पढ़ाई लिखाई को तिलांजलि दे दिया गया है बिल्कुल। गवर्नमेंट स्कूल की शिक्षा देख लो, और नहीं तो कहेंगे कोचिंग को बंद कर दिया जाए। कोचिंग को भी बंद कर दो और कबाड़ा कर दो। स्कूल में ही मत पढ़ाओ और कोचिंग को भी बंद कर दो, पढ़ने पढ़ाने काम ही खत्म कर दो। ये नहीं करोगे कोचिंग को स्कूल से जोड़ दिया जाए और फायदा मिले, सब बंद करते जाओ बस। देखो इधर एक अभी बनाया गया बायोबिटुमिन
कई बार जब आप कोई चीज नहीं जानते ना तो आपको गुस्सा भी नहीं आता, चिंता भी नहीं होती। अगर आप ज्यादा पढ़ लिख लो या ज्यादा आप चीजों को जानने लग जाओ तो फिर परेशान, दिमाग जो परेशान होता है। अब जैसे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, जिनको लग रहा है सब अच्छा है, विश्वगुरु बन गए हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या दिक्कत है इसके सामने। इग्नोरेंस की जो वो है या नेग्लेक्ट, जो अननोन वाली बात है, उनको पता ही नहीं है। पर अगर आपको पता है कोई चीज और आपको दिख रही है तो आप परेशान भी होगे। इंडिया हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू कमर्शियली प्रोड्यूस बायोबिटुमिन। रोड बनाने में जो बिटुमिन का इस्तेमाल होता है, अब एक नया CSIR ने बनाया है बायोबिटुमिन। तो CSIR टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सेरेमनी नई दिल्ली में हुई। उस मौके पे नितिन गडकरी, उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में अब बायोबिटुमिन वगैरह का कमर्शियल इस्तेमाल होगा। तो कमर्शियली बायोबिटुमिन प्रोड्यूस किया जाएगा, रोड कंस्ट्रक्शन में हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। बिटुमिन एक ब्लैक विस्कस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर होता है जो क्रूड ऑयल से मिलता है। बिटुमिन एक ब्लैक विस्कस हाइड्रोकार्बन मिक्सचर है जो क्रूड ऑयल से मिलता है, और रोड कंस्ट्रक्शन में इसका काम होता है बाइंडिंग मटेरियल। रोड कंस्ट्रक्शन में ये बाइंडिंग का काम करता है, कंक्रीट को बांधता है। पर बायोबिटुमिन क्या है? जो नॉर्मल बिटुमिन मिलता है वो तो क्रूड ऑयल से मिलता है, और CSIR ने क्या बनाया है? बायोबिटुमिन बनाया है। बायोबिटुमिन, नेचुरल जो बिटुमिन, एक इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है जो बायोमास और एग्रीकल्चर वेस्ट से तैयार किया जाता है। इस इनोवेशन के द्वारा हम फॉसिल फ्यूल, ऑयल वगैरह पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी और इन्वायरमेंटल चैलेंज को भी हम रोक पाएंगे। जैसे क्रॉप के रेसिड्यू को जला दिया जाता है, पराली को, पॉल्यूशन होता है, तो क्रॉप रेसिड्यू को जलाने की बजाय हम बायोबिटुमिन वगैरह बनाने में यूज कर लेंगे तो एयर पॉल्यूशन भी कम होगा। किसान जो क्रॉप रेसिड्यू जला देता है, पराली जला देता है, एयर पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। तो अगर पराली को खरीद ले कंपनी, बायोबिटुमिन बनाने में इस्तेमाल कर ले, तो कचरे का पैसा मिल जा रहा है किसान को, और कचरा जो है एनर्जी बनाने में काम आ जा रहा है। तो विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो दुनिया में इस पे बहुत काम हो रहा है कि जो चीजें वेस्ट है, कचरा है, कैसे उसको इस्तेमाल करके कोई चीज बना ली जाए। तो क्रॉप रेसिड्यू बर्निंग या बायोमास वगैरह का इस्तेमाल करके बायोबिटुमिन बन जाएगा, तो पॉल्यूशन भी कम होगा और एक अल्टरनेट फ्यूल, हमें एक अल्टरनेट मटेरियल मिल जाएगा। रोड कंस्ट्रक्शन में इसको काम कर लेंगे, रोड कंस्ट्रक्शन में यूज हो जाएगा। ठीक, CSIR ने बनाया। अगला, अब देखो, सर्कुलर इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। ये क्वेश्चन आ सकता है, सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? सर्कुलर इकोनॉमी मतलब आपने कोई चीज यूज की, खेती के बाद जो वेस्ट आया, आपने उस वेस्ट को दोबारा से इस्तेमाल करके कोई मटेरियल बना लिया। मतलब वेस्ट नहीं, चीज बार बार रीयूज होती जा रही, सर्कुलर, दोबारा से उसको इस्तेमाल में लाना, सर्कुलर इकोनॉमी। इंडिया एक जिंद सोनीपत, मैंने बताया था भारत में पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पे चलने वाली है। अब 26 जनवरी को ट्रायल होना है, इसका डेट आ गई। तो इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके ये पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन जिंद सोनीपत रूट पे चलेगी। इसका ट्रायल 26 जनवरी को होना है। तो ग्रीन हाइड्रोजन, पॉल्यूशन नहीं होगा। 110 से 140 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड पर ट्रायल किया जाएगा, और 1 घंटे में दूरी तय कर लेंगे। 2 घंटे लगते थे, डीजल ट्रेन इस्तेमाल करते थे, 2 घंटे लगते थे, 1 घंटे में दूरी पूरी हो जाएगी। तो इसको RDSO और स्पेन की कंपनी, इन दोनों ने मिलकर काम किया है इस पे। रेलवे की RDSO और स्पेनिश कंपनी है ग्रीन एच, इन दोनों ने मिलकर इस पे काम किया है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल फ्यूल सेल, बैटरी का इस्तेमाल होगा। जनरेटिंग हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जनरेट करेगा, वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा ट्रेन के लिए। फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी, जिसमें पानी से हाइड्रोजन निकाला जाएगा, यूज किया जाएगा, एनर्जी के रूप में इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। तो पानी से हाइड्रोजन निकाल के फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी, इसको ट्रेन को हाइड्रोजन मिलेगा, उसी से चलेगी। 26 जनवरी में इस बार चीफ गेस्ट कौन होंगे? यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन यूनियन जो संस्था है, यूरोपियन यूनियन में कई सारे ग्रुप हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारी चीजें हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन यूनियन में जो अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं EU में, यूरोपियन कमीशन जो है उसके अंदर, उसके अध्यक्ष हैं काफी टाइम से यही हैं, वेंडर लियन ये। और यूरोपियन यूनियन में ही
यूरोपियन काउंसिल जो है उसके अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों चीफ गेस्ट होंगे इस बार रिपब्लिक डे पे। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में सिंगल लाइनर में। तो इस बार 26 जनवरी को रिपब्लिक डे जो होगा उसमें यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष वॉन्डर लियन और एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों 26 जनवरी जो सेलिब्रेशन होगा उसमें शामिल होंगे। क्लियर है? 26 जनवरी को ये दोनों शामिल होंगे। ठीक है, चलो यहां तक की कथा समाप्त। अच्छा, जो अब कल परसों जो क्लास होगी मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूं, आरएसपीसीबी का एग्जाम इसी महीने लास्ट वीक में है। 1-2 क्लास ऐड करनी थी, मैंने कहा था 10 तारीख तक हो जाएगा, वो 10 को हुआ नहीं। ये कल और परसों क्लास इन्हीं की है, आरएसपीसीबी के कुछ टॉपिक कराने हैं। हालांकि लगभग चीजें इसकी करा रखी है, एनवायरमेंट, पॉल्यूशन, सैनिटेशन, यही सब एग्जाम में सिलेबस में है। करंट अफेयर भी इनके सिलेबस में है। तो करंट अफेयर जनवरी लास्ट वीक में एग्जाम है, दिसंबर तक का मतलब का है। इसमें कल और परसों क्लास में इसी की कराऊंगा। आज 11 तारीख हो गई, 12 और 13 को 6:30 बजे जो क्लास होगी आरएसपीसीबी बैच, और ये वाली क्लास का एक्सेस आरपीएससी वाले को भी रहेगा। आरएसपीसीबी और आरपीएससी बैच को एक्सेस रहेगा। 12 और 13 को लाइव क्लास इन्हीं की होगी। ठीक है, उसके बाद 14 तारीख को ईएस की क्लास होगी। ईएस के कुछ एडिशनल टॉपिक कराने हैं मुझे। 15 से पहले मैंने कहा था ईएस का बैच हो जाएगा, 2 क्लासें लगभग ऐड करनी थी। तो 14 तारीख को ईएससी की क्लास होगी लाइव में। ये होते ही फिर आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, करंट अफेयर, मध्य प्रदेश स्टेट जीएस, ये सब कंटिन्यू हो जाएगा, क्योंकि ये 2 एग्जाम जल्दी हैं। तो अगले 3-4 दिन में इनका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस, आरआरबी, यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर, एमपी स्टेट जीएस, फिर यही चलेगा 1.5 महीने तक। बस 3-4 दिन के अंदर ये कंप्लीट कर दूंगा मैं। ठीक है, अब किसी को कोई परेशानी हो तो बताए। आरआरबी के क्वेश्चन वगैरह मैंने कई सारे तैयार किए हैं, बस 3-4 दिन में ये पूरा होते ही पॉलिटेक्निक, आरआरबी, वो सब क्वेश्चन शुरू। जो कॉमन सब्जेक्ट हैं पॉलिटेक्निक आरआरबी के, वो तो क्वेश्चन कॉमन से हो जाएंगे। साइंस वगैरह के आरआरबी में थोड़े और कराने हैं। चिंता मत करो, बहुत कंटेंट हो जाए, क्वेश्चन काफी करवा दूंगा मैं। थ्योरी ऑलरेडी कवर है, करंट अफेयर लगभग कराई दिया, क्वेश्चन भी ज्यादा से ज्यादा कराऊंगा, चिंता नहीं करें। आरोहण पे आप हैं तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई सवाल किसी का कुछ पूछना है पूछ लीजिए। इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले में ऑलरेडी इतना कंटेंट है, 1-2 क्लास में ऐड कर दूंगा। कुछ टॉपिक मुझे लग रहा है जरूरी, पर ऑलरेडी बहुत कंटेंट है। जब उससे ही रैंक वन 2-3 ब्रांच में आ रहा है तो फिर उससे ज्यादा क्या करना। करंट अफेयर ऐड करना था वो भी कर दिया, 1-2 क्लास और ऐड करा दूंगा। क्वेश्चन भी बहुत सारे फोल्डर में पड़े हुए हैं आपके। तो ईएससी में कंटेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मैं जोड़ना नहीं चाह रहा हूँ। और 2 क्लास करके कुछ टॉपिक और जोड़ दूंगा, बस उससे ज्यादा मत जोड़ना, क्योंकि जितना है वही करना मुश्किल होगा आपको। ईएस में आरोहण से ज्यादा कवरेज किसी का नहीं है जीएस में। और जब देख रहे हो कि रैंक 1 उससे बन जा रही है तो फिर उससे आगे क्या भागना है। ठीक है क्लास, थैंक यू, गुड नाइट।